Good morning, people. And now this is I welcome you to the webinar. This is your IT webinar that's for 2025. That's for your board examinations. I'm quite sure that you are a little worried about your examinations and everything. But yeah, no need to worry because we are like organizing these kind of webinars and there is not much to worry because the question pattern is same and the PYQs are quite easy as well as the basic structure of the whole IT paper will be very easy, right? So if you believe that, that's very good, that's quite good if you still like believe that. Moreover, we'll be conducting sessions like this in the next 2 days, in the upcoming 2 days, so that your whole IT syllabus will be covered. Moreover, if anyone has confusion that will there be class for AI or any other subject, no, only for IT code 402. So first of all, let me brief your subject. Let me brief your, not a subject basically, but mm, hold up. Yeah. Let me brief your whole syllabus of IT. ठीक है. So first we have mm, say हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स है. देखो सबसे पहली बात तो हमारे पास आईटी में क्या है. वी विल बी हैविंग सम लाइफ स्किल्स. ठीक है. लाइफ स्किल्स यानी कि ग्रीन स्किल्स हो गया, आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये सब लाइफ स्किल्स में आता है. ठीक है. लाइफ स्किल्स वाला पार्ट है. देन वील बी हैविंग स्प्रेडशीट एंड एवरीथिंग दैट विल बी आर प्रैक्टिकल पार्ट. लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं इससे. स्प्रेड शीट वाले पार्ट से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस होते भी हैं और आते भी बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं. उसके बाद डेटाबेस वी हैव एंड देन दिस वर्ड काइंड, वी वोंट से वर्ड, वी विल बी सेइंग इट राइटर. ठीक है ना. डॉक्यूमेंट मेकिंग एंड एवरीथिंग, मेल मर्ज, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं. ठीक है. उसके बाद यू हैव वेब सिक्योरिटी. ये अलग चैप्टर है बिकॉज समवेयर इन द प्रीवियस करिकुलम इट वाज वेब सिक्योरिटी. नाउ इट्स सिक्योरिटी ऑफ वर्क प्लेस, सिक्योरिटी इन द वर्क प्लेस. ठीक है ना. पहले वेब सिक्योरिटी इन एप्लीकेशन था, नाउ इट इज वर्क प्लेस सिक्योरिटी. ठीक है. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस टू इट, बट पढ़ेंगे अब पूरा करिकुलम और पढ़ेंगे ऐसा कि फॉर एग्जाम्पल बोर्ड के लिए पूरा अपन लोग तैयार हो रहे हो. ठीक है ना. ओके. शैल वी स्टार्ट. कैन यू प्लीज गिव मी अ थम्स अप one last time before the webinar starts. All right, one thumbs up, one thumbs up. थोड़ा इंटरेक्टिव रहो यार, बढ़िया रहे, वरना ताकि फिर तुम सो जाओगे क्लास में, फिर कुछ मजा नहीं आएगा. ठीक है ना. सुना नहीं है. यस वजीहा, यू कैन स्पीक बिकॉज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. वजीहा is raising hand. I suppose she wants to say something, but you can raise. You can just. All right. Now we'll be continuing. So first of all, first topic is styles in a document. यानी कि हमारे पास सबसे पहला राइटर वाला टॉपिक आ गया. ठीक है ना. क्विक रिवीजन होगा. देखो ये फुल ऑन एकदम डिटेल में होगा, लेकिन क्विक रिवीजन भी साथ में हो रहा होगा. ठीक है. ऑलराइट. व्हाट इज अ स्टाइल. पहले तो यही बात समझते हैं. व्हाट इज अ स्टाइल. स्टाइल इज अ फॉर्मेट. ये फॉर्मेट होता है बेसिकली. ठीक है ना. स्टाइल एक फॉर्मेट होता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज, हम कोई पार्ट ऑफ टेक्स्ट एडिट कर पाते हैं. इट मीन्स दैट पार्ट ऑफ टेक्स्ट इज एडिटेड यूजिंग स्टाइल. ठीक है. कोई स्टाइल है पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं बोल्ड, 16 फॉन्ट साइज एंड मे बी इटैलिक्स. तो ये सब क्या हुआ, एक स्टाइल बन गया. ठीक है ना. अपीयरेंस किसको, सिर्फ टेक्स्ट की नहीं बट पेजेस की भी अपीयरेंस को संभालता है, फ्रेम्स की भी संभालता है और अदर एलिमेंट्स को भी संभालता है. ठीक है ना. अप्लाइंग अ स्टाइल लेट्स यू चेंज मेनी फॉर्मेट साइमल. देखो ये फायदा होता है. दिस इज वन ऑफ द प्रोज ऑफ यूजिंग स्टाइल इन अ डॉक्यूमेंट. ठीक है. यानी कि क्या, लेट्स यू चेंज मेनी थिंग्स, मेनी फॉर्मेट्स. यानी कि तुम्हारा स्टाइल लगाने से तुम्हारी फॉन्ट भी बढ़ गई, तुम्हारा बोल्ड भी हो गया, इटलिक्स भी हो गया. ठीक है ना. साइमल्टेनियसली चीजें हो रही हैं. अब टाइप्स ऑफ स्टाइल क्या होता है. पेज स्टाइल, यानी कि जो पेज के लिए हम लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेज में क्या क्या लगता है भाई, बॉर्डर है, उसके बाद उसका पेज कलर है, हेडर है, फुटर है, बैकग्राउंड है. ये सब चीजें किसमें आएंगी, पेज स्टाइल में, जाहिर बात है. एंड नेक्स्ट वी हैव पैराग्राफ स्टाइल. फुल एक पैराग्राफ को ये मैनेज कर रहा होता है और पैराग्राफ में एक साथ हम टेक्स्ट लगा रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल टैब स्टॉप हो गया, लाइन लाइन अलाइनमेंट हो गया, लाइन स्पेसिंग हो गया. ये सब किस में आता है, पैराग्राफ. देखो पैराग्राफ और कैरेक्टर में कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, बिकॉज पैराग्राफ इज अ कंटिन्यूअस सेट ऑफ लाइंस. फॉर एग्जांपल 5-6 लाइंस को कंस्टिट्यूट करता है एक पैराग्राफ. एंड देन वी हैव कैरेक्टर. कैरेक्टर स्टाइल ज्यादातर हम यूज करते हैं. लाइक कैरेक्टर स्टाइल में क्या यूज आता है, फॉन्ट आता है, टेक्स्ट साइज आता है, बोल्ड या इटैलिक फॉर्मेट्स आते हैं. ये सब कहाँ यूज करते हैं,
डू यू लाइक रिमेंबर दिस? हम लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, स्टाइल यूज कर रहे होते हैं, कौन सा कैरेक्टर वाला स्टाइल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो, अब हाउ टू क्रिएट, इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं प्री बोर्ड्स में, शायद तुमने देखा हो प्री बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दो स्टेप्स क्या होते हैं कि आप स्टाइल लगा सके। पहला होता है फ्रॉम सिलेक्शन। क्या मतलब होता है सिलेक्शन का? देखो, तुम्हें इतना नहीं लिखना है, तुम्हें हल्का सा डिटेल मतलब थोड़ा बता देना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कोई टेक्स्ट लिखा और तुमने उस टेक्स्ट में जो भी तुमने मन चाहा तुमने फॉर्मेटिंग कर दी। फॉर एग्जांपल तुमने फॉन्ट साइज 24 कर दिया एंड यू डिड इट बोल्ड एंड यू डिड एरियल और कैलिब्री फॉन्ट स्टाइल, ठीक है ना। अब तुम्हारा ये हो गया, अब तुम सिलेक्ट करो एंड देन क्रिएट अ स्टाइल। तुमने जो लिखा उसको फॉर्मेट किया, उसको सिलेक्ट किया, देन यू क्रिएटेड अ स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। नेक्स्ट इज ड्रैग एंड ड्रॉप तरीका। ड्रैग एंड ड्रॉप तरीका में क्या होता है, तुमने वही चीज करी, तुमने एक पैराग्राफ में या फिर एक लाइन में कुछ तुमने करा। आई एम नॉट वेरी श्योर ये बार बार क्यों आ रहा है ऐसे लाइन्स, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, बट या चलो कोई नहीं। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या रहता है कि तुमने फॉर एग्जांपल कुछ टेक्स्ट लिखा, वेरी गुड, टेक्स्ट लिख दिया। अब तुमने उसके बाद फॉर्मेट किया उसको, लेकिन तुमने कहीं क्लिक करने के बजाय, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, ये फॉर एग्जांपल स्टाइल लगाया मैंने और इसको मैंने पकड़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इनटू दिस बॉक्स। बस ये तरीका हो गया, यहाँ पे एक नया स्टाइल के नाम से स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। ये दो तरीके याद रख लेना, ठीक है ना। ठीक है, नाउ we'll be seeing how to modify। अगर फॉर एग्जांपल कोई तुमने स्टाइल बना लिया एंड यू वांट टू अपडेट दैट स्टाइल, तो अपडेट कैसे करोगे, कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने पहले बॉक्स लिया, जो भी तुमने सिलेक्ट किया था, फॉर एग्जांपल तुमने एक हेडिंग बना दी, तुमने एक नई हेडिंग बना दी, ठीक है। हेडिंग बना दी कैसे, दोनों में से कोई एक तरीका तुमने लगा दिया, तो तुम सिलेक्शन से बना दिया या ड्रैग एंड ड्रॉप से। अब तुम्हारा दिल चाहा कि यार इसमें कुछ एडिट करना है या कुछ फॉर्मेट करना है मुझे इस वाले स्टाइल को, ठीक है ना। सो हाउ विल वी डू दैट, हम उसको क्लिक करेंगे पहले तो। पहले फर्स्ट विल क्लिक द न्यूली मेड स्टाइल, क्लिक किया हमने। उसके बाद हमने जो भी स्टाइल था उसको चेंज किया। वैसे हमें 24 फॉन्ट थी, 24 के बजाय हमने 20 कर दी, मान लेते हैं। 20 करने के बाद हमने उसको इटलिक्स भी कर दिया। अब हमने वापस ड्रैग एंड ड्रॉप किया उसी पर, तो वो अपडेट हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आर यू क्लियर विद दिस? नाउ नेक्स्ट इज लोडिंग स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। कोई स्टाइल बनाया तुमने, अब तुम क्या कर सकते हो, कोई भी टेम्पलेट से या कोई भी डॉक्यूमेंट से। टेम्पलेट क्या होता है पहले तो ये समझना, टेम्पलेट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्पलेट के लिए एक वर्ड याद रखना, टेम्पलेट के लिए एक वर्ड याद रखो, क्या वर्ड है वो, ब्लूप्रिंट। ओ माय गॉड, व्हाई इज दिस एनोइंग। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट यानी कि, ब्लूप्रिंट यानी कि ऐसा कोई मैप कह सकते हो तुम, या फिर एक तरीके से ऐसा कोई सेट ऑफ स्टाइल जो कि तुम्हें सारे फॉन्ट्स एक साथ या सारे स्टाइल्स एक साथ लगा के दे रहा हो, वो टेम्पलेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे स्कूल में पेपर्स बनते होंगे और क्वेश्चन पेपर, सो एवरी टाइम द टीचर डज नॉट सिट एंड लाइक मेक द क्वेश्चन पेपर विद यू, ऐसा नहीं होता ना हमेशा। हमेशा क्या होता है, एक ही फॉर्मेट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर इंस्पिरेशन स्कूल लिखा है या कोई भी स्कूल लिखा है, उसके बाद डेट आ रही होती है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा होता है, उसका तुम्हारा क्लास सेक्शन आ रहा होता है। टीचर क्या करता है, उस फॉर्मेट को सेव करके रखता है। बाकी क्वेश्चंस हर बार चेंज होते रहते हैं। क्या हर बार मैक्सिमम मार्क्स चेंज होते हैं क्या क्वेश्चन पेपर में? हमेशा इट्स ऑलवेज 80 इन अदर पेपर्स, आईटी अदर देन आईटी पेपर्स, ठीक है ना। उसमें क्या रहता है, हमेशा 80 मार्क्स का होता है, तो उसमें कुछ चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो होता है एक टेम्पलेट, ठीक है। हाउ टू अप्लाई स्टाइल्स, अब तुमने स्टाइल बना लिया भाई, तुमने अपडेट भी कर लिया, अब भाई लगाओ कैसे। इस वीडियो जो मैं दिखा रहा हूँ तब से ये विंडो, ये जो बॉक्स है, ये विंडो है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। क्या कहते हैं इसको हम, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, ठीक है। दिस इज द विंडो फ्रॉम विच वील बी अप्लाइंग ऑल द स्टाइल्स विच वी हैव क्रिएटेड आइदर और वी हैव अपडेटेड। जैसे कि मान लेते हैं मैंने कुछ स्टाइल बनाया और मैंने यूज कर लिया इसी विंडो से। अब स्टाइल बनाया उसके बाद कुछ अपडेट किया, अपडेटेड स्टाइल भी इस विंडो से वील बी यूजिंग, ठीक है। ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? इतना क्लियर हुआ क्या? Yes. ऑल राइट, इंटरेक्शन कोई है? एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? सही चल रहा है क्या, पेस सही है हमारी, क्या स्पीड सही है हमारी? ठीक है, वन Yeah, थम्स अप, yeah. आई गॉट वन थम्स अप। व्हाट अबाउट हर्षिका, कार्तिकेय, आई मीन दिव्यांश एंड दिशिता एंड एवरीवन? दिस वाज आवर स्टाइल्स वाला पार्ट, ठीक है ना। फॉर्मेट विंडो, ठीक है, आई गॉट द थम्स अप। ठीक है, फॉर्म फिल फॉर्मेट मोड क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई तुमने स्टाइल बनाया, अब तुम क्या कर सकते हो उसको, जैसे तुमने वो देखा है फिल बकेट, देखा है बकेट वाला फिल देखा है क्या, कि तुमने सेलेक्ट किया एंड यू आर फिलिंग इन द पेंट सॉफ्टवेयर, एमएस पेंट तुमने देखा होगा कि यार बकेट से तुम फिल कर देते हो कलर। वैसे ही फुल फिल फॉर्मेट इज एन ऑप्शन। ये क्या है, ये क्या है, ये फिल फॉर्मेट ही तो है।
ये फिल फॉर्मेट ही तो है। यू आर क्लिकिंग और तुमने और कोई टेक्स्ट क्लिक किया, एक साथ तुमने सारा स्टाइल अप्लाई कर दिया यूजिंग दिस फिल फॉर्मेट मोड, ठीक है। नाउ इमेजेस पे आ जाते हैं, हाउ टू इंसर्ट। ये कुछ ज्यादा पूछा जाता नहीं है, बट तुम दो तीन इसके तरीके याद रख लो, बाकी इनफ है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप से जाहिर बात है, अगर तुमने कहीं और इमेज तुम्हारे पास है, यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू योर डॉक्यूमेंट सो एज टू इंसर्ट द इमेज, ठीक है। उसका आता है इंसर्ट टैब से इंसर्ट पेज डायलॉग। बहुत सिंपल है भाई, तुम्हें पता है। अगर तुम कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसमें हमेशा एक इंसर्ट टैब होता है जिसमें इंसर्ट इमेजेस वाला होता है। तुमने वर्ड यूज किया होगा, मे बी यू मे हैव यूज्ड पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में भी क्या होता है, इंसर्ट टैब में जाकर के इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आ जाता है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी काम आ जाता है यहाँ पे, फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। इट मीन्स दैट क्लिपबोर्ड से तुम्हारे क्या काम आ रहा है। फॉर एग्जांपल यू हैव कॉपीड एन इमेज, कॉपी कर सकते हो इमेज को, इफ यू डोंट नो, कॉपी किया जा सकता है इमेज को। कॉपीड इमेज को तुम कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से तुमने अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दिया, दैट विल ऑल्सो वर्क। यूजिंग अ स्कैनर, स्कैनर नहीं यूज करते हैं हम, लेकिन स्कैनर इज अ वे, ठीक है। चलो, फ्रॉम द गैलरी। गैलरी होती है किसकी, राइटर की खुद की एक गैलरी है, वहां से तुम इमेजेस अलग 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 टाइप की तुम इंसर्ट कर सकते हो, देयर इज नॉट मच टू इट, बट या, ठीक है। चलो, हाउ टू मॉडिफाई एन इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे किस तरीके से आता है पता है क्या। हाउ टू मॉडिफाई तो कम ही आता है, लेकिन तुम इससे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लिपिंग द इमेज हॉरिजॉन्टली, व्हाट डू यू मीन बाय चेंजिंग द ट्रांसपेरेंसी। ये क्वेश्चन आया था, ये मैंने पीवाईक्यू में देखा था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इमेज। तुम क्या मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और कैसे तुम चेंज कर सकते हो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इसको बहुत आराम से पढ़ते हुए चलना, डेफिनेशंस तुम्हें पता होंगी, बट फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान से सुनना। रीसाइज मतलब क्या होता है, देखो, रीसाइज का मतलब होता है चेंज कर दो साइज। फॉर एग्जाम्पल, एक इमेज है 100 by 100 की, तुमने 50 by 50 कर दी, ये रीसाइज हो गया। रोटेट, तुम्हें पता है कि यार एक सिंगल पॉइंट पे, एक सिंगल एक्सिस पे तुम उसको घुमा दे रहे हो। फ्लिप हॉरिजॉन्टली मतलब, जैसे कि मान लेते हैं एक छोटा टावर यहाँ है और एक बड़ा सा आईफिल टावर यहाँ है, तुमने फ्लिप कर दिया इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। देखो, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, होराइजन पे, और वर्टिकली मतलब ऐसे, होराइजन पे। अब तुमने इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया, तो कैसे हो जाएगा, ये पता है कैसे हो जाएगा, हाउ विल इट फ्लिप। ये जो आईफिल टावर है वो इधर आ जाएगा, और ये जो छोटी वाली बिल्डिंग है वो इधर आ जाएगी। ये होता है सॉरी, ये होता है फ्लिप हॉरिजॉन्टली का मतलब। वर्टिकली मतलब, टावर अभी ऐसे है, टावर अभी ऐसे हो जाएगा, और बिल्डिंग वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन बस उल्टी हो जाएगी, ठीक है। डू यू गेट द पॉइंट, डू यू गेट द पॉइंट। अच्छा, कलर का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, तुम्हें काफी अच्छे ब्लू कलर दिख रहा है, इस वाली इमेज में येलो कलर दिख रहा है, नीचे पानी दिख रहा है। ये सारे कलर्स को, ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट को, रेड ग्रीन ब्लू को अगर तुम्हें ज्यादा उभारना है, सो वील बी यूजिंग दिस कलर चेंजिंग मेन्यू, ठीक है ना। तुम्हें कहाँ से आता है कोई मतलब नहीं, बस तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड लास्ट इज आर, लास्ट नहीं है अभी, तो कुछ और भी है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इमेज है फुल एकदम है, अब तुमने ट्रांसपेरेंसी लो कर दी, तो हल्का सा ट्रांसपेरेंसी हो जाए, यानी कि हल्का सा तुम्हें पीछे का पेज दिखने लगेगा, ठीक है ना। कलर्स थोड़े लाइट हो जाएंगे इमेज के, इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी करना, ट्रांसपेरेंट करना इमेज को। डू यू गेट द पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ें, shall we move forward? Yes, yes. All right. Dishita, are you clear with that? Have you cleared the part? Yes, yes. All right. What about Divyansh? Divyansh, are you clear with this part? Are we clear with this part till now? Interaction. I want some kind of interaction ताकि मुझे पता चले कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को. What about Vajiha? Give me a thumbs up. अगर तुम माइक नहीं खोल रहे हो, no issues. अगर तुम सिर्फ thumbs up दे दो, so that will work. Thumbs up I have turned on, no issues. तुम thumbs up दे सकते हो. भूमिका, कैन यू प्लीज लाइक सेंड अ रिमाइंडर इन द ग्रुप। एक रिमाइंडर भेज दो फट से कि यार मीटिंग ज्वाइन कर लें फटाफट। कैन यू प्लीज डू दैट? Yeah, surely I'm sending. थैंक यू सो मच। जस्ट वेटिंग फॉर अ मिनट ताकि वो मैसेज करके वापस आ जाए, ठीक है। सो क्वेश्चन देखो, बीच में क्वेश्चंस भी बताते रहूंगा, ठीक है ना। आई एम नॉट लाइक जस्ट कि मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है, बट बीच में क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, है ना। क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं बताओगे, सो तुम पढ़ते रहो, तुम्हें अप्रोच पता नहीं चलेगी क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। ठीक है, चलो। Yes, you can start again. ऑल राइट।
थैंक यू सो मच। या सो इंसर्ट इमेज आ जाते हैं, हमने सब समझ लिया कि यार स्टाइल क्या होता है, कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एक ट्रांसपेरेंसी हो गया, फिर कलर हो गया, आपका रोटेट हो गया, आपका फ्लिप हो गया, सब चीज़ें क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस है, ठीक है ना। अब आता है इंसर्ट इमेजेस पे। तुम्हें पता है कि यार हाउ टू क्रॉप, ये पार्ट, ये इंसर्ट इमेज मतलब ऐसा नहीं कि इंसर्ट कैसे करते हैं, बट टॉपिक वही चल रहा है। तो क्रॉप कैसे करते हैं, क्रॉप का मतलब रिसाइज करना नहीं होता, क्रॉप करना मतलब, अच्छा रिसाइज का मतलब ये होता है कि इमेज का पूरा इमेज पूरी रहेगी, बट वो छोटी हो जाएगी साइज में। क्रॉप का मतलब ये होता है कुछ तुमने पार्ट काट दिया और तुमने फिर साइज छोटा कर दिया। लेकिन लेकिन बट देयर इज अ कैच, इन राइटर वी हैव टू ऑप्शंस, क्रॉप करने के भी दो ऑप्शन है। एक है कीप स्केल एंड सेकंड इज कीप इमेज साइज। जैसे कि स्केल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल तुमने जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये इमेज है, ये 2x, कुछ भी 2x और ये बाय x, 2x बाय x है, ये इमेज 2x बाय, अब तुम चाहे कितना ही क्रॉप कर लो, तुमने ये वाला एरिया क्रॉप कर दिया, ये इमेज 2x बाय x ही रहेगी, वो तुम्हें क्रॉप करना ही नहीं देगा इससे ज़्यादा। ही विल लाइक इट विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट। ये होता है स्केल करना। कीप स्केल मतलब जो रेशियो है, ये रेशियो है ना, ऐसा तो नहीं 2 सेंटीमीटर नहीं है, ये 2x है, 2x मतलब 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। बट कीप इमेज साइज, फॉर एग्जाम्पल ये, फॉर एग्जाम्पल कीप इमेज साइज का मतलब ये होता है, कोई इमेज है 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर की, तो ये इमेज का साइज एज इट इज रहेगा, कुछ क्रॉप ही नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन समझ लो स्केल का मतलब होता है रेशियो सेम रहेगा, और इमेज साइज का मतलब इमेज का साइज कांस्टेंट रहेगा, क्रॉप ही नहीं होने वाली। अरेंजमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट। अरेंज का एक ही वर्ड याद रखो, अरेंजमेंट का मतलब होता है प्लेसमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक, ग्राफिक मतलब इमेज। आगे आएगा, आगे आएगा, ठीक है, आगे आएगा, बट ग्राफिक्स तुम याद रख सकते हो, ठीक है ना। आई एम रियली रियली सॉरी, बीच में वो आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। या ठीक है, ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब होता है इमेज, इमेज का मतलब होता है ग्राफिक, बोथ आर लाइक वाइस वर्सा। इमेजनरी वर्टिकल एक्सेस होता है, कंट्रोल हाउ ग्राफिक है स्टैग्ड, स्टैग्ड अपॉन मतलब पता है कि फॉर एग्जांपल एक इमेज है, उसके पीछे एक इमेज आ जा रही है, उसके पीछे एक इमेज आ जा रही है, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इस पर तुमने स्टैक कर दिया, ये तो इतना पार्ट नहीं दिखेगा ना, इतना पार्ट नहीं दिखेगा ना, दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ स्टैकिंग। चलो, पोजीशन क्या होता है, और अरेंजमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट और अरेंजमेंट क्या होता है। अरेंजमेंट मतलब कोई भी इमेज जब एक दूसरे पे स्टैक हो रही है, वो अरेंजमेंट है, कि कौन सी पहले इमेज आएगी, कौन सी बाद में आएगी। बट अलाइनमेंट का मतलब ये होता है लेफ्ट आएगी या राइट आएगी, या फिर ऊपर आएगी या नीचे आएगी, ये होता है अलाइनमेंट का मतलब, ठीक है। सेंटर्ड हो सकता है, राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, जस्टिफाइड हो सकता है, ये सब, ये ग्राफिक के लिए भी यूज होते हैं और टेक्स्ट के लिए भी यूज होते हैं अलाइनमेंट। और वैसे ही अरेंजमेंट होता है, पहले टेक्स्ट कौन सा आएगा, बाद में टेक्स्ट कौन सा आएगा, स्टैकिंग पे बेस्ड होता है। और वही अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट राइट किधर से चिपक रहा है, चिपकना मतलब अलाइनमेंट होता है, ठीक है ना। नाउ वी हैव एंकरिंग, ये एंकरिंग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंकरिंग वाला, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, आई डोंट नो व्हाई। एंकरिंग क्या होती है, देखो, मान लेते हैं ये मेरे पास एक पेज है, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज आवर पेज। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब मैंने एंकर डाल दिया कि यहाँ पे एक शुरुआत में एंकर, एंकर है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है कि अगर मैं कोई भी इमेज लगाऊंगा और मैंने एंकर सेलेक्ट किया हुआ, तो इमेज कभी भी इस साइड नहीं आएगी, हमेशा एंकर के ऊपर ही आएगी, मतलब एंकर के पास ही आएगी, जो तुमने रेफरेंस पॉइंट सेट कर रखा है। ये एंकरिंग क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। एंकर तुमने देखा होगा, अगर तुमने देखा है एंकर, पता है तुम्हें क्या होता है, नहीं पता है तो बताता हूँ मैं। शिप्स होते हैं, शिप्स, शिप्स होते हैं, जहाज, जहाज जब पानी में होता है तो नीचे वो एक भारी से लोहे का ऐसे कुछ डाल देते हैं, है ना, ताकि शिप कांस्टेंट रहे, अपनी जगह से ना हिले। ये होता है, एक बड़े से लोहे का रस्सी से मदद से डाल देते हैं, बाकी ये फंस जाता है यहाँ पे। ये होता है एंकर। एंकर का मतलब ये होता है कि वो एक जगह रुका रहा है। अब शिप कुछ दूर तक शिप ट्रैवल कर लेगा, कि थोड़ा सा इधर हो सकता है, वो थोड़ा सा इधर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एंकर फिक्स है। वैसी इमेज के साथ होता है कि इमेज एक जगह तो रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकती, पेज के बिल्कुल नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि एंकर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। चलो जी, जैसे कि यहाँ पे तुमने एंकर देखा, यहाँ पे एंकर लगा हुआ है, इसका मतलब जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट कैसे आ रहा है, एंकर के हिसाब से आ रहा है, एंड सेम विद द इमेज, इमेज का एक एंकर पॉइंट होगा, दैट इज द स्टार्ट ऑफ द पेज। तो एंकर के हिसाब से तुम्हारी इमेज मूव करेगी, इसकी कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं आती, बट ये तुमसे पूछा जाता है व्हाट इज एंकरिंग
इन एन इमेज, हाउ विल यू यूज एंकरिंग एन इमेज, या फिर कुछ भी तरीके से एंकरिंग की डेफिनेशन आ सकती है, यूजेज या एप्लीकेशन लेकिन ना के बराबर ही आता है, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? टेक्स्ट रैपिंग मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो तुमने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर है, ये फ्रंट पेज है, यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज हमें 4 भेड़िए मिले और इस तरीके से, ठीक है ना। अब बीच में क्या हुआ, एक इमेज मिल गई, तो इमेज है, इमेज के आस पास टेक्स्ट लगा हुआ है, ये क्या है, इमेज को रैप कर रखा हुआ है। रैप, रैपर समझते हो ना, टॉफी का रैपर, तो इमेज को रैप कर रखा है किसने, टेक्स्ट ने। टेक्स्ट आसपास है उसके, इमेज बीच में है, तो टेक्स्ट उसके आसपास है, पीछे कोई टेक्स्ट छुप नहीं रहा है, हमेशा इमेज के साइड में टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि तुम ये देख रहे हो, ये इमेज है, ये इमेज है, इसके पीछे कोई भी टेक्स्ट नहीं है, इसके पीछे कोई टेक्स्ट नहीं है, हमेशा कैसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आई बात। ये पीडीएफ में मिलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट दिस, बट अभी सुन लो ताकि एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए, एंड देन वील बी गुड विद द पीडीएफ। जब तुम पीडीएफ देखोगे सब समझ में आएगा, तो तुमने एक्सप्लेनेशन सही से, ठीक है, बढ़िया। एनी वन अदर देन दीज टू पीपल, दीज थ्री पीपल, कोई दूसरा है भाई, इंटरेक्शन, इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव इंटरेक्शन, राइट? आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है, Yes. ऑल राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज यूजिंग टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का क्या यूज होता है, मैंने बताया ना, टेम्पलेट मॉडल है, टेम्पलेट ब्लूप्रिंट है, देखो ये सैम्पल पेपर है, सीबीएसई का ऐसे इशू करती है सैम्पल पेपर, एंड हेयर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, जहां पर कि तुम्हें क्या मिल रहा है, ऊपर सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ इसका, ये तो हटेगा ही नहीं ना, आईटी का नाम हटेगा नहीं ना, सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं हटेगा, हटेगा क्या, सेशन, सेशन चेंज कर सकते हैं, सेशन 23-24 है, ये 24-25 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। टेम्पलेट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में काम आता है, नए डॉक्यूमेंट्स एक पुराने डॉक्यूमेंट से तुम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड टेम्पलेट्स कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, स्टाइल और डिजाइन, ये पढ़ सकते हो, तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं टेम्पलेट्स का, लेकिन बस तुम टेम्पलेट्स का यूजेज, यहाँ पे एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है कि हाउ विल यू, इन व्हाट सिनेरियोज विल यू बी यूजिंग टेम्पलेट्स, ठीक है। अब हाउ टू क्रिएट टेम्पलेट, अब सबसे पहले हमारे टीचर ने कैसे टेम्पलेट क्रिएट करा होगा, डू यू वंडर। टेम्पलेट से यूज तो करते ही हैं, बट टेम्पलेट सबसे पहली बार कैसे यूज किया, कैसे क्रिएट किया होगा, उन्होंने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया और उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन पेपर वाला डॉक्यूमेंट, लेकिन क्वेश्चंस नहीं लिखे ऑफ कोर्स, उन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट बना के छोड़ दिया, जैसे कि जिसमें ऊपर लिखा हुआ फॉर एग्जांपल इंस्पिरेशन स्कूल, उसका लिखा हुआ मैक्सिमम मार्क्स, उसका लिखा हुआ सब्जेक्ट, उसका लिखा हुआ क्लास एंड सेक्शन, ये बना दिया, उसको सेव कर दिया डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में नहीं, टेम्पलेट का फॉर्मेट अलग होता है, टेम्पलेट के फॉर्मेट में यूज कर दिया, सो टेम्पलेट के फॉर्मेट में सेव कर दिया। अब उसके बाद हर बार वो उस टेम्पलेट को खोल सकते हैं, एंड दे कैन मेक क्वेश्चन पेपर्स, ये डॉक्यूमेंट का जैसा हो गया, डॉक्यूमेंट की तरह तुम इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो एक मिनट, यूजिंग अ विजर्ड, विजर्ड क्या होता है, एक बॉक्स होता है जहां पर कि तुमने डॉक्यूमेंट बनाया, अब विजर्ड कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट लेटर, फैक्स, एजेंडा, प्रेजेंटेशन एंड वेब पेज एलिमेंट्स, ये विजर्ड देख रहे हो तुम, यहाँ पे जब तुम फाइल पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे विजर्ड का ऑप्शन तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब यहाँ पे तुम्हें लेटर भी दिखेगा, प्रेजेंटेशन भी दिखेगी, वेब पेज भी दिखेगा, बहुत सारी चीज दिखेगी, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, तुम्हारा विजर्ड के तौर पर एक टूल है, देखो विजर्ड से पूछा नहीं जाता डिफरेंशिएट या फिर नेम टू ऑप्शंस, हाउ विल यू बी क्रिएटिंग टेम्पलेट्स, में सिर्फ पूछा क्या जाता है, व्हेन विल यू बी यूजिंग टेम्पलेट्स, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टीओसी, काफी क्वेश्चंस भर भर के आते हैं इससे, ठीक है, ठीक है। चलो काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे। इट लेट्स यू बिल्ड ऑटोमेटेड इंडेक्स, जानते हो ना जो इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स मतलब कोई भी ऐसा पेज जहां पर तुम्हें सारे कंटेंट मिल रहे हों किसी भी डॉक्यूमेंट के, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन, चैप्टर नंबर, जैसे मैथ्स में होता है ना, मैथ्स में क्या रहता है, मैथ्स में क्या रहता है तुम्हारे के सारे इंडेक्स में एक साथ, सारे तुम्हें मिल जाते हैं एक साथ, जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा रियल नंबर, चैप्टर नंबर 2 आपका लीनियर, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक, चैप्टर नंबर 5 एबी, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट, इस तरीके से तुम्हें पूरा सीरीज मिल रही होती है ना। उसके बाद ये इसमें एमसीक्यू आया था, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट, इसमें एमसीक्यू आया था, क्या एमसीक्यू आया था, अ टेबल ऑफ कंटेंट्स कैन कंटेन्स डैश अप टू लेवल ऑफ हेडिंग्स, 10 लेवल्स कंटेन कर सकता है, यानी कि H1, H2, H3 हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, इस तरीके से 10 हेडिंग्स हो सकती हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था उठ के, ठीक है ना, कहाँ पे, एमसीक्यूज फॉर्मेट में। अब होता क्या है, यूजेज क्या है कि यार रीडर को दिख जाता है कि पहले पेज पे क्या क्या टॉपिक्स आएंगे और मैं इस बुक में क्या क्या पढ़ने वाला हूँ, काफी हेल्पफुल होता है ऑफकोर्स तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, अगर कोई भी हमें खोलना होता है कोई भी टॉपिक पर्टिकुलर, तो हम उसको पेज नंबर वाइज देख लेते हैं, है ना। चलो
मेल मर्ज आ जाते हैं फटाफट। मेल मर्ज क्या होता है तुम्हें पता है, तुमने नाइन्थ में पढ़ा है, बट मैं इसको बहुत रिवीजन फटाफट वाला दूंगा। मेल मर्ज क्या होता है? ऐसा एक प्रोसेस होता है जहां पर हम इंडिविजुअली लोगों को मैसेजेस भेज रहे होते हैं एक साथ, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेक पर्सनलाइज मैसेजेस एंड सेंड अ लॉट ऑफ पीपल। यहाँ पे पर्सनलाइज मैसेज मतलब कस्टम मैसेज। जैसे कि मैं बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रहा हूँ, मान लेते हैं, एंड आई विल नॉट बी सेंडिंग यू हे डियर। अब डियर के बजाय कुछ और भी ना चाहिए ना, सबको लगना चाहिए कि यार हमें भेजा है स्पेशली। तो हे डियर फलाने, ये मेरा मैसेज है। मैंने क्या करा, सबको पर्सनलाइज भेज दिया। वो कैसे कर पाऊंगा मैं? मेल मैच के तौर पे मैंने एक जगह क्या लिख लिया, सारे नेम्स लिख लिए, सारे एड्रेस लिख लिए, और एक मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया कि ये फॉर्मेट होना चाहिए। अब उसका नेम सबके एक साथ आते रहे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हे डियर अक्षित, हे डियर अनीता, हे दिस दिस। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक पर्सनलाइज मैसेज की सीरीज बना सकते हैं, ताकि हम उसको एक साथ लोगों तक भेज दें। ठीक है ना? डेटा सोर्स कनेक्ट टू मेन डॉक्यूमेंट्स। डेटा सोर्स क्या होता है पता है ना? मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? डेटा सोर्स मतलब जहाँ पे सारे नाम स्टोर होते हैं, एक डेटाबेस समझ सकते हो डेटा सोर्स को तुम, जहाँ पे सारे नाम नाम सेव होते हैं। ठीक है ना? जो कि मेन डॉक्यूमेंट, जानते हो, मेन डॉक्यूमेंट की तरह सेव होता है। ठीक है? ठीक है। आर यू क्लियर विद दिस? मेन डॉक्यूमेंट की तरह सेव होता है। ठीक है। और मेन डॉक्यूमेंट में हमारा सारा टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जांपल, नेम हो गया आपका, सॉरी, जो आपका पूरा कंटेंट है मेन डॉक्यूमेंट में, डेटा सोर्स में नाम हो गया, फोन नंबर्स होगा, ये सब चीजें। ठीक है। यहाँ तक तुम्हारा ये हो गया आपका स्टाइलिंग वाला, यानी कि डॉक्यूमेंट वाला पार्ट तुम्हारा यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है। यहाँ तक आर यू क्लियर अबाउट दिस? आर यू क्लियर अबाउट दिस? यहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? अब तुम्हारे पास क्या बचता है? बचता तुम्हारे पास बहुत बहुत कुछ है, बट मैं तुम्हें एक तरीके से बहुत सिंपल सा रिवीजन दे रहा हूँ। हमने स्टाइल्स वाला कर लिया पार्ट। अब हमारे पास स्प्रेडशीट बची, डीबीएमएस बचा, वेब एप्लीकेशन बचा, सेफ्टी मेजर्स बचा। सेफ्टी मेजर्स और वेब एप्लीकेशन एक ही बात है। सेफ्टी, अरे भाई वाह। ठीक है ना? यहाँ तक हमारा ये स्टाइलिंग वाला पार्ट हो गया, यानी कि वर्कशीट वाला, सॉरी, आपका ये डॉक्यूमेंट वाला। ठीक है। यहाँ तक वी आर डन विद दिस। अब हमारे पास बचता बहुत कुछ है, जैसे कि स्प्रेडशीट, डीबीएमएस, वेब एप्लीकेशन और सेफ्टी मेजर्स मैंने अलग अलग बनाया, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो छूटे ना कि ये पुराना था ये नया था, सब कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। कम्युनिकेशन वाला रह गया, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी, एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रीन स्किल्स। ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमने एक टॉपिक पढ़ लिया किसका, अपने प्रैक्टिकल्स वाले पोर्शन का। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम, विल बी स्टार्टिंग विद कम्युनिकेशन, यानी कि हमने लाइफ स्किल्स पे आएंगे अब हम। ठीक है ना? हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, अब हम लाइफ स्किल्स पे आएंगे फटाफट से। आर यू क्लियर विद दिस? क्या ये सही है? आर वी क्लियर विद दिस? गिव मी अ क्विक थम्स अप। Yes, yes, yes. ठीक है। बहुत Yes. बढ़िया। ठीक है। सो हमने कम्युनिकेशन क्या शुरुआत कर दे हम? कम्युनिकेशन शुरुआत कर दे क्या हम? कम्युनिकेशन क्या शुरुआत कर दे क्या? फिर वी स्टार्ट विद कम्युनिकेशन क्विकली। गिव मी थम्स अप और एल्स यू कैन ओपन योर माइक एंड टेल मी। बढ़िया, 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 बढ़िया। आई सॉ दिस थम्स अप। ठीक है। दिव्यांश, यू आर नॉट वेरी इंटरेक्टिव टुडे, व्हाट हैपेंड? समथिंग इज रॉन्ग विद यू? और लाइक माइक में दिक्कत आ रही है? थम्स अप कर सकते हो अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है, एंड यू कैन सेंड मी एनी मैसेज इन द चैट सेक्शन। ठीक है ना? यू गाइस आर एक्चुअली सीरियस, क्योंकि तुम बैठे हुए हो पढ़ रहे हो, क्योंकि फिर वरना लोग चले भी जाएं तो उनका उनका ही लॉस है बेसिकली। ठीक है ना? चलो जी। ऑल राइट। नाउ अगेन आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। ठीक है। आई सपोज ये विजिबल होगी, आई होप ये विजिबल हो। सॉरी। अब हम शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन की। ठीक है ना? हम शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन हमने नाइन्थ में पढ़ा था, तुमने टेंथ में भी पढ़ा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी शॉर्ट में चलेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स हमें बस ऐसे एक्सेसिव टाइम भी नहीं है। हमने पढ़ रखा है, और ऑफकोर्स इतना तो हमने पढ़ ही रखा है कम्युनिकेशन क्या होता है। क्वेश्चंस बहुत बेसिक आते हैं इस चैप्टर से, याद रखना। इससे कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक्सेप्ट ये जो डायग्राम दे रखा है ना, इस डायग्राम में एक्चुअली में मे बी मैं कहूँगा 70% पार्ट है उस चैप्टर का। 70% पार्ट है इस सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम में। बहुत अच्छे से समझिए इस डायग्राम को, क्या ये डायग्राम कह रहा है। देखो, हम शुरुआत करते हैं मैसेंजर से। मैसेंजर कौन? मतलब यानी कि जो मैसेज कन्वे कर रहा है। ठीक है। व्हाट आई मीन, ये कह रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेन चीज़ है, वो समझ में आनी चाहिए।
वो मैं बोल रहा हूँ, अब वो समझ में क्या आता है मुझे नहीं पता, बट मैं बोल रहा हूँ उसको, ठीक है ना। उसके बाद आता है कोडिंग वाला पार्ट। ये दे क्या रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब कोडिंग वाला पार्ट, कोडिंग मतलब जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल वाला कोडिंग नहीं, कोडिंग मतलब एक मीडियम में भेजने से पहले कोड करना। यानी कि व्हाट्सएप देखा है, व्हाट्सएप में इंग्लिश में हिंदी में बात करते हो तुम लोग, बट द थिंग इज व्हाट्सएप में एनकोडिंग होती है, कोडिंग या फिर एनकोडिंग बात एक ही है। यानी कि मैसेज को डायरेक्ट नहीं भेजा जाता, उसको कुछ चेंज कर दिया जाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बीच में बैठा हुआ है और तुम्हारे मैसेज को सुन रहा है, सो वो सुन ना पाए, वो एक अलग ही फॉर्मेट में, फॉर एग्जाम्पल तुमने लिखा यहाँ से हेलो और मुझे भेजा हेलो, सेम भेजा, मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखा, लेकिन बीच में पता है ट्रैवल जो हुआ इंटरनेट के द्वारा, वो बीच में फॉर एग्जाम्पल बन गया जे क्यू एक्स वी M35O। अब कोई समझ पाएगा क्या इस चीज को? इट इज नियर टू इम्पॉसिबल कि कोई इसको डिकोड भी कर पाए। यही मकसद होता है इनकोडिंग का, ठीक है। चलो, ये डिजिटल इनकोडिंग हो गई वैसे। अब चैनल आता है, यानी कि चैनल मतलब कोई भी मीडियम जो कि भेज रहा है मैसेज को, यानी कि कोई भी चैनल ऐसा जहां पर से तुम मैसेज भेज रहे हो। फॉर एग्जांपल तुम व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, तुम एयर यूज कर सकते हो मीडियम, तुम हिंदी मीडियम यूज कर सकते हो, तुम इंग्लिश मीडियम यूज कर सकते हो, दिस इज द मीडियम। अब आता है डिकोडिंग, यानी कि जो उसने समझा, जो उसने भी समझा वो उसने अपने आप को समझा दिया। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई अंडरस्टैंड लिखा हुआ है ना इसमें, इसका मतलब जो मैं समझता हूँ, उसने कुछ भी बोला हो, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो जो उसने हिंदी में बोला होगा मुझे समझ में आएगा, लेकिन जो इंग्लिश में बोला होगा आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। उसने बोल दिया, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। ओके, ये चीज हो गई, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें एक बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन इसी से आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फीडबैक क्या होता है। देखो, मान लो तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हें कुछ पढ़ाया, अब तुमने समझ रहे हो, अभी तुम क्या समझ रहे हो कि यानी कि स्टाइल क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, तुम समझ रहे हो। लेकिन जब मैं तुमसे कहा कि यार क्या तुम समझ पा रहे हो, तुमने थम्स अप दिया, ये क्या विजुअल कम्युनिकेशन हो गया? मैंने तुमने कुछ बोला नहीं, मैंने विजुअल कम्युनिकेशन के तरीके से तुमने बोल दिया। उसके साथ एक थम्स अप में साउंड आती है, टू, इस तरीके से कुछ साउंड आती है, तो वो क्या हुआ, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अगर तुम बोलते हो यस बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो क्या हुआ, वो विजुअल कम्युनिकेशन नहीं हुआ, वो हुआ ऑडियो वाला कम्युनिकेशन, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, और फीडबैक पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। फीडबैक का इंपॉर्टेंस क्या होता है? वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग, क्या तुम सुन पा रहे हो, क्या तुम सही में सुन रहे हो, ध्यान से बैठ के सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। इट मोटिवेट्स, मुझे मोटिवेट कर रहा है कि यार हाँ चलो कोई तो बंदा है बैठा हुआ, ठीक है ना। इट बूस्ट लर्निंग, तुम जो सुन रहे हो उसको तुम जवाब जब देते हो ना मुझे, तो तुम्हें खुद वो चीज़ें कॉन्सेप्ट याद होने लगती हैं। वो कॉन्सेप्ट, अगर तुम चुपचाप बैठ रहोगे और तुम सिर्फ उस क्लास को देखते रहोगे, कुछ भी याद नहीं होगा, चाहे तुम पूरी क्लास वापस देख लो, कुछ भी नहीं होगा। बट अगर तुम थोड़ा इंटरेक्टिव हो गए, दिमाग को थोड़ा रन कराओगे इधर उधर, तो फिर तुम्हारी चीज़ें याद होने लगेंगी तुम्हें, ठीक है ना। अगर तुम 2 घंटे बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं होगा, इट विल नॉट बी वेरी फ्रूटफुल जब तक कि तुम फीडबैक ना दो, आइदर विजुअल और वर्बल, ठीक है। इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस किसकी, मेरी भी। अगर फॉर एग्जांपल मैं हल्का सा स्लो हो रहा हूँ कि यार अब तो मैं थक ही गया, एकदम से फीडबैक आता है तुम्हारा यार बहुत बढ़िया चल रहा है सेशन, मजा आ गया, तो फिर मेरी एकदम से मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगा और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? अब फीडबैक दो मेरे को, अब फीडबैक दो, क्विकली फीडबैक दो। ऑलराइट, बढ़िया बढ़िया है, ये विजुअल कम्युनिकेशन यूज कर सकते हो, तो विजुअल कम्युनिकेशन ऑल्सो वर्क्स, ठीक है। चलो, अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट है लाइफ के हिसाब से, लेकिन तुम्हारे शायद क्वेश्चन ना आए। राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब तुम व्हाट्सएप यूज करोगे, तुम ईमेल यूज करोगे, या तुम लेटर यूज करोगे। तुम्हारी टारगेट ऑडियंस कौन है, एक बंदा है या हजारों बंदे हैं। कॉस्ट, पैसा कितना है तुम्हारे पास, ईमेल में कोई पैसा जाता नहीं है, लेटर में बहुत पैसे जाते हैं, व्हाट्सएप में बिल्कुल पैसा नहीं जाता। काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, तुम व्हाट्सएप के द्वारा भेजना पसंद नहीं करोगे, तुम लेटर के द्वारा भेजना पसंद नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, कुछ कुछ कोड के फॉर्मेट में तुम मुझे भेजना पसंद करोगे। जितनी प्रायोरिटी है, लेटर में तुम्हें प्रायोरिटी नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल मेरे वहाँ एक अगले हफ्ते शादी है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आओ, लेकिन व्हाट्सएप में अभी आ जाओ भाई यार फटाफट से, फॉर एग्जाम्पल लड़ाई होगी मेरी, है ना, तो अर्जेंसी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चलो, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, साउंड्स को इम्प्रूव, सॉरी, इंक्लूड करता है, वर्ड को, लैंग्वेज को। अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर वर्बल है या विजुअल है, ये काफी बार क्वेश्चन आया है कि न्यूज़पेपर कैसा होता है, वर्बल होता है या विजुअल होता है। न्यूज़पेपर इज नेवर वर्बल, इट इज ऑलवेज विजुअल। गूगल मीट पे बैठे हुए तुम, क्या वर्बल है या विजुअल है? इट्स ऑलवेज वर्बल। विजुअल जब होगा जब मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम कॉल पे हो, तो ऑफकोर्स इट इज वर्बल, ठीक है ना। सही है। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन के भी कुछ टाइप्स हैं,
इंटरपर्सनल, ये सब पढ़ें कैसे? देखो कुछ भी नहीं है, तुम्हें वर्बल कम्युनिकेशन डेफिनेशन पहले क्लियर होनी चाहिए। अगर तुम क्लियर हो वर्बल कम्युनिकेशन से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। वर्बल कम्युनिकेशन साउंड, वर्ड्स, लैंग्वेज का यूज करता है। अब सबसे पहला टाइप जो आता है वो है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट 2 मिनट। आई एम बैक गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दिस। फोन आ गया था बीच में, फोन मेरे पास था एंड इट वाज आई सपोज एन अननोन कॉल। सो अब नहीं होगा, मैंने फोन रख दिया है वापस, ठीक है चलो। ओह ओके। सो वर्बल कम्युनिकेशन समझ में आ गया बात। अब इंटरपर्सनल क्या होता है? कोई कोई कम्युनिकेशन जो कि दो बंदे बात कर रहे होते हैं। इंटर और इंट्रा में डिफरेंस समझ लो, इंटर और इंट्रा में डिफरेंस समझ लो। यहाँ पर है इंटर, इंटर मतलब दूसरे से, अरे इंट्रा मतलब अपने आप से। फॉर एग्जाम्पल तुम अपने आप को डिसीजन को सोच रहे हो, इंट्रा हो जाएगा। इंटर मतलब दो बंदे बात कर रहे हैं, तो इंटर हो जाएगा, ठीक है ना। रिटन मतलब कोई भी ईमेल है तुम पढ़ रहे हो, कोई भी न्यूज़पेपर है तुम पढ़ रहे हो अपने मन ही मन में, तो वो क्या होता है? रिटन होता है। लेकिन वो होता किसका है पार्ट? वर्बल कम्युनिकेशन का, ठीक है ना। चलो स्मॉल ग्रुप, पब्लिक, ये सब किस्सा तुम्हें बहुत सिंपल है यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि तुम हाउ कैन यू, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या है सुन लो। हाउ कैन यू मेक योर वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव? तुम अपने वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे कर सकते हो? सबसे पहला पॉइंट है थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच के बोलो, तोल के बोलो। यानी कि जो तुम बोल रहे हो पहले सोचो किस बारे में बात चल रही है, क्या बोलना पड़ेगा मुझे, और हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में बोलूँ। जो पॉइंट बोल चुका है कोई बंदा एक ऑलरेडी, मैं उसको ना बोलूँ, ठीक है ना। और अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास टाइम है, कोई डिबेट चल रही है या फिर कोई डिस्कशन चल रहा है, तो दो तुम्हें पॉइंट दिमाग में इसको लिख लो, ताकि तुम फंबल ना कर दो और गलत पॉइंट ना बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसाइज एंड क्लियर। जो भी तुम बोलो साफ बोलो, जोर से बोलो, और बहुत ही तेज मत बोलो ताकि कुछ समझ में ही ना आए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो हो वो तुम्हारी एकदम अपडेटेड हो, टॉपिक के रिलेटेड हो, ठीक है ना। मैंने बोला डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंसेस, अपने पॉइंट को या फिर दूसरे के पॉइंट को रिपीट मत करो एज इट इज, कुछ समझ में नहीं आएगा, लोग समझेंगे तुम मतलब बेवकूफ़ हो, तुम दूसरे के पॉइंट को ही बोले जा रहे हो, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट रहो, इसे कहते हैं घबराओ नहीं, ठीक है ना। और अपना जो आई कांटेक्ट है वो मेंटेन करो, और अटेंटिव रहो, और बहुत ज़्यादा रूड मत हो, फ्रेंडली भी रहो। अब आता है नॉन वर्बल। स्पोकन या रिटन के अलावा नॉन वर्बल, देखो वर्बल मतलब कहाँ से जाता है, पॉइंटर पॉइंटर जाए इसका, ठीक है। वर्बल मतलब, वर्बल मतलब दो चीज़ें होती हैं। एक तो स्पोकन नहीं होता है वर्बल, समझ में आ गई बात। एक रिटन होता है। रिटन हमेशा किस में आएगा याद रखना, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से रिटन किस में आएगा? वर्बल में आएगा। लेकिन नॉन वर्बल किस में आएगा? जो भी चीज़ इसके अलावा सब नॉन वर्बल। स्पोकन, स्पोकन के अलावा, रिटन के अलावा जो भी चीज़ है वो क्या है? नॉन वर्बल है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल साइन लैंग्वेज है इसका। साइन लैंग्वेज तुम देख तो रहे हो लेकिन कुछ बोला नहीं जा रहा है, दैट इज नॉन वर्बल, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है देखो, वर्बल मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, अब मैं कैसे हाथ चला रहा हूँ अपने, कैसे हैंड जेस्चर से मेरे, हाउ एम आई स्टैंडिंग, ये सब नॉन वर्बल में आएगा ना। बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी पोस्चर्स, नॉन वर्बल में ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। मेरा फेस बहुत डरा हुआ तो नहीं हूँ मैं, एम आई रिलैक्स और नॉट, ये सब चीज़ें नॉन वर्बल में आएंगी, ठीक है ना। 38% कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन तुम थोड़ा सा याद रख सकते हो तो रख लो यार, काफ़ी तुम्हें एक एज मिल जाएगी, ये डेटा याद रख लेना। ये ज़रूरत नहीं है 55 याद कर सकते हो तुम, 30 देखो, एक याद करो, दो याद करो, एक छोड़ दो, क्यों? क्योंकि 100% बनेगा ना प्लस करके। तो 55 और 38 याद रख लो, 8 9 10 11 12 13 3 1 5 6 7 8 93, 93 बन गया। अब 7 तुम देखो, तुम 7 याद रख सकते हो, प्लस 7 कर दो 100 बन जाएगा। तो इसीलिए सब चीज़ें थोड़ा स्मार्ट बनो, सब चीज़ें या तीनों याद मत करो, तुम्हें पता है 100 बनेगा तो दो याद कर लो, 55 और 7 याद कर लो, 38 और 7 याद कर लो, एक तुम्हें आ ही जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आता है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल। फेशियल एक्सप्रेशन सब किस में आएंगे? नॉन वर्बल में आएंगे। पोस्चर, कैसे खड़े हुए हो, बैठे हुए तो नहीं हो, टेढ़े तो नहीं खड़े हुए हो, ठीक है, हाथ तुम्हारे सर के ऊपर तो नहीं है, यानी कि तुम्हें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, तुम्हें कंफ्यूजन दिखाता है, क्या दिखाता है? हाथ ऊपर सर पे रखना कंफ्यूजन दिखाता है ना। कोई अगर तुम डरे हुए तो नहीं, ये सब चीज़ें क्या आती हैं? पोस्चर में आती है। तुमने एक पोएम पढ़ी होगी अमेंडा करके, एक 10th क्लास में इंग्लिश में पोएम है, आई डोंट रिमेंबर द बुक नेम, बट एक 10th क्लास में एक पोएम है अमेंडा करके। उसमें मदर बोलती है उसकी Yeah. कि यार डोंट स्लाउच, डोंट स्लाउच, स्लाउच मतलब होता है टेढ़े मत बैठो। क्यों भाई? जब कोई तुम्हें बात बता रहा होता है तो उसको यू हैव टू लिसन अटेंटिवली,
इसीलिए स्लाउच बोलती है, वो बैड बॉडी पोस्चर है। क्या है? बैड, इट्स नॉट वेरी गुड। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है अगर तुम्हें अच्छा नॉन वर्बल बनाना है तो तुम्हें अपना जेस्चर या फिर बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर दिखानी होगी, ठीक है ना। अब तुमने रेज हैंड किया अभी, अभी अगर हम फिजिकली रेज हैंड कर रहे होते तो वो नॉन वर्बल में आता, ठीक है। विजुअल है इसलिए नॉन वर्बल में आता, ठीक है। टाइप्स ऑफ टच, टच भी होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। टच, अगर फॉर एग्जांपल तुम बहुत करीब हो किसी से तो तुम सर पे उसके कंधों पे हाथ भी डाल दोगे, है ना। ये सब क्या होता है? टच में होता है। अगर तुम फॉर्मल मीटिंग कर रहे हो तो तुम हैंडशेक करोगे, वो भी फर्म वाला। अगर तुम नहीं जानते दूसरे को तुम हैंडशेक कर सकते हो तुम, लेकिन अगर तुमसे कोई बड़ा है, कोई टीचर है तुम्हारा, तो ऑफ कोर्स तुम हैंडशेक नहीं करोगे, उससे पीछे ही रहोगे, ठीक है। अगर टीचर तुमसे कुछ बोले तो वो तुम्हारी पीठ थपथपा सकता है, पैट ऑन द बैक कर सकता है, क्योंकि वो बहुत क्लोज है, फिर टीचर है तुम्हारा, है ना। अब स्पेस क्या होता है? स्पेस मतलब अगर कोई बहुत करीब है, फॉर एग्जाम्पल बहुत दोस्त तुम्हारा यार है, ठीक है ना, वो क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज जब तुम उससे रहते हो ना, तो वो 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक हाथ के बराबर तुम उससे करीब रहते हो। अगर कोई ऑडियंस है तुम्हारी तो तुम बहुत दूर रखोगे, कोई थ्रेट ना हो ऑडियंस को, इस तरीके से, है ना। ये हो जाएगा। उसके बाद आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब ये होता है तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने तुम अटेंशन पे कर रहे हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर तुम अटेंशन पे नहीं कर रहे हो तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, है ना। उसका आता है पैरा लैंग्वेज। लैंग्वेज के साथ जो चीज चल रही होती है वो पैरा लैंग्वेज, यानी कि तुम्हारी टोन, तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारी स्पीड, तुम्हारा हाइज एंड लोज। अगर तुम बहुत चीख के बोल रहे हो और तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन भी खराब है तो गुस्से में हो तुम। अगर तुम हल्के से बोल रहे हो, बहुत ज्यादा एक तरीके से डीप वॉइस में बोल रहे हो, डीप टोन में बोल रहे हो, तो सीरियसनेस दिखाता है ये, है ना। और अगर तुम बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यार पता नहीं तुम, यू आर ब्लैबरिंग, तुम रबिश बोल रहे हो, है ना, कोई सुनेगा नहीं तुम्हारी बात। अब आते हैं विजुअल। विजुअल मतलब कोई भी साइंस जो तुम्हें दिखा दे, सिंपल है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाता, तुम्हें सब पता है साइंस। एक बार देख लो फटाफट से, पार्किंग जोन देख लो, एंट्री देख लो, यू टर्न वाला देख सकते हो तुम रोड पे, स्पीड लिमिट देख सकते हो तुम। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? विजुअल में आती हैं। कुछ भी नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? 7 C's को फॉलो करे वो इफेक्टिव है। जो 7 C's को फॉलो करे, जो कम्युनिकेशन 7 C's को फॉलो करे, वो क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। और अगर 7 C's में से कोई भी छूटा तो कहने वाली बात है, फिर बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा, प्रॉपर नहीं पहुंच। 7 C क्या है भाई? याद नहीं करने होते, तुम्हें याद नहीं करना होता। क्या है, एक बार एमसीक्यू आया था, आई रिमेम्बर, कि उसमें क्या था कि तुम्हें ऑड वन आउट फाइंड करना था, बस तुम्हें ऑड वन आउट फाइंड करना था। तुम्हें कुछ तो याद ही है ना, तुम्हें सीरीज याद करनी है ना, तुम्हें इसके प्रॉपर नाम याद करना है। तुमसे पूछा जा सकता है कि तुम 7 C's का वो बताओ, महत्व बताओ, तो तुम्हें 7 C's याद करने की जरूरत नहीं है। 7 C's तुम कह सकते हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। कम्युनिकेशन बुरा होगा तो सही मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। क्लियर है, कंसाइज है, कंक्रीट है, करेक्ट है, कोहेरेंट है, कंप्लीट है, कर्टियस है। कुछ वर्ड समझ में जो ना आए बता देता हूँ मैं। कंसाइज मतलब बहुत ज़्यादा एकदम तफसील बयान नहीं करनी होती, यानी कि फुल एकदम स्टोरी बयान बयान नहीं करनी होती। बहुत शॉर्ट में बात कंप्लीट करो एंड कंप्लीट करो, फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। कंक्रीट मतलब उल्टे सीधे फैक्ट्स मत बोलो, उल्टे सीधे नंबर्स मत बोलो। अगर 55% है तो 54 मत बोलो। कंक्रीट मतलब ये होता है। करेक्ट मतलब अपनी ग्रामर और स्पेलिंग चेक करो। कोहेरेंट का मतलब ये होता है जो भी तुम बोल रहे हो वो टॉपिक के आसपास होना चाहिए है। कहीं तुम दूसरी बात बोल रहे हो, कोई तुम्हें फिर इंटरेस्ट नहीं रखेगा तुम्हारे में, ठीक है ना। कंप्लीट मतलब पता है। कर्टियस मतलब पता है क्या है? दूसरे का भी ध्यान रखते हुए बोलना पड़ेगा तुम्हें। दूसरे को तुम रूड तरीके से ना बोलो, दूसरे को डिसऑनेस्टी ना दिखाओ, दूसरे को डिसरिस्पेक्टफुलनेस अपनी ना दिखाओ, ठीक है। चलो, ये 7 C's बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। चलो, आता है अब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यूज आता है, वो भी एक दो नहीं, बहुत आते हैं, बहुत ही आते हैं इसमें तो। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पहला हो सकता है लिंग्विस्टिक बैरियर, यानी कि कोई लैंग्वेज ही नहीं बोलते हो तुम चले जाओ फॉर एग्जांपल दुबई। अब ऑफ कोर्स अब तो हो गया, लेकिन कहीं और चले जाओ, फॉर एग्जांपल तुम मे बी फ्रांस चले जाओ। उसमें इंग्लिश इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, फिर लोग इतने फ्लुएंटली नहीं बोलते, तो तुम्हें फ्रेंच याद मतलब तुम्हें आनी चाहिए, है ना। लिंग्विस्टिक बैरियर वहाँ। कल्चरल बैरियर, अगर तुम्हें कुछ अपने कल्चर में तुम रमे हुए, यानी कि यू फॉलो योर कल्चर, और तुमको दूसरा कल्चर मिलता है तो तुम कैसे बात करो उन लोगों से, कल्चर तुम्हारा नहीं मिलता, ये कल्चरल बैरियर हो गया। फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत साउंड आ रही है, पहली बात। कोई दूसरी बात कि तुम अपने सीईओ से या बॉस से कैसे बोलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तुम एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में फंसे हुए हो, ठीक है ना। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल एक स्पेशल केस है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, स्पेशल केस है उसको बताऊंगा, लेकिन आगे पढ़ने वाले हैं उसको, ठीक है ना। लिंग्विस्टिक समझ में आ गया, लैंग्वेज अलग है। फिजिकल समझ में आ गया, नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए बहुत साउंड आ रही है कहीं पर भी, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे मान लेते हैं साउंड आ रही है, उसके बाद प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है जहाँ पे लोग बैठे और तुम्हारी बात सुने, है ना। या फिर
जो भी प्रॉपर कंडीशंस नहीं है वो फिजिकल बैरियर्स में आएंगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था, मुझे याद है वो क्वेश्चन थोड़ा बहुत, कि एक बंदा था, वो इंडिया से जापान गया और काम के लिए गया वो, ठीक है ना। अब उसके बाद उसको काम नहीं मिल रहा है। इंडिया से एक नॉर्मल ट्वेल्थ क्लास पास बंदा गया और जापान गया काम ढूंढने के लिए, और काम नहीं मिल रहा उसको। अब बताओ कौन सा बैरियर है। तुम बताओ, चलो अच्छा, यू कैन सेंड मी योर आंसर्स इन द चैट सेक्शन, चैट में जरा बताओ मेरे को फटाफट, क्विकली। कौन सा बैरियर है? वो जापान गया, ट्वेल्थ पास गया, जापान गया, एंड in that country he was not able to survive because he did not find a job। और जॉब क्यों नहीं मिली उसको, रीजन क्या होगा, कौन सा बैरियर होगा इसमें, कौन सा बैरियर होगा? ऑप्शन ए लिंग्विस्टिक, ऑप्शन बी कल्चरल, ऑप्शन सी इंटरपर्सनल, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। लिख दूं क्या मैं? एक क्वेश्चन करेंगे, इससे वजह एक क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। ऑप्शन डी, अच्छा ऑप्शन ए तुम्हारे पास है लिंग्विस्टिक, ऑप्शन बी है तुम्हारे पास कल्चरल, और ऑप्शन सी है तुम्हारे पास इंटरपर्सनल, और डी है तुम्हारे पास ए एंड बी। नाउ विल बी कमिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। यानी कि मैंने बताया ना, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक कंपनी, एक स्कूल, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, एंड टीचर माइट नॉट बी एबल टू सी डायरेक्टली टू द डायरेक्टर, डायरेक्टर से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट वो, इस वजह से वो अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में यही होता है, ठीक है ना। इंटरपर्सनल क्या होता है, यानी कि अपनी फीलिंग्स, ये स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि ये सबसे अलग है। सबसे अलग क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई शाय है, किसी का नेचर बहुत शाय है, या फिर कोई स्टटर करता है, कोई हकलाता है, वो बोल नहीं पाता या बोलना चाहता नहीं है, या फिर किसी को कुछ पता नहीं है, वो नहीं बोलना चाहता, सो दैट कम्स अंडर इंटरपर्सनल बैरियर्स, ठीक है। समझ में आई बात? कल्चर वैसे समझ में आ गया, कल्चर दूसरी बात को, दूसरे को समझ नहीं पाया कल्चर के, भाई यार ये लोग तो सुबह को सोते हैं और रात को जागते हैं, भाई हम तो नहीं कर सकते ऐसा। या फिर वो लोगों के वहाँ फॉर एग्जाम्पल हर 2 घंटे में चाय बन के आ रही है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं है ना, हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कल्चर। अब जापान में तुम्हें पता है ऑफकोर्स, क्योंकि तुम 2024 में हो, 2025 में हो सॉरी, लेकिन अगर तुम पहले जाते, सो यू माइट नॉट बी एबल टू गेट द पॉइंट ऑफ बाविंग, बो करना या बाव करना दूसरे के सामने, तुम नहीं समझ पाते उसको, है ना। सो वेरियस रीजंस आर देयर। अब वेज टू ओवरकम बैरियर्स, क्या तरीके हैं ताकि तुम बैरियर्स को रिमूव कर पाओ? लैंग्वेज सिंपल रखो, थोड़ी बहुत इंग्लिश हर कोई जानता है, तो लैंग्वेज जैसे यूज करो बहुत सिंपल इंग्लिश, ठीक है ना। डू नॉट फॉर्म अजम्पशंस ऑन कल्चर, रिलीजन और ज्योग्राफी। यार अरे ये तो वहाँ का है तो ऐसे ही होगा, जापान में हर कोई थोड़ा ना भाव करता है यार। ऑफ कोर्स देयर माइट बी सम पीपल हु आर क्रिश्चियंस, हु आर फ्रॉम इंडिया, हु आर फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो वो भाव शायद ना करें, तो कल्चर को प्रिजम्पशंस नहीं बनाने, ठीक है ना। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल। लोगों से एक साथ बात करोगे, शायद कुछ समझ पाए या ना समझ पाए, हर किसी से इंडिविजुअल बात करने की कोशिश करो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट जो लिखा है बुक में ऑफकोर्स यूज कर सकते हो। यूज विजुअल्स, विजुअल्स हर जगह। फॉर एग्जाम्पल तुम ये कहो कि यार यू टर्न बनाया और तुमने काट दिया, इसका मतलब यू टर्न नहीं ले सकते, ये बहुत सिंपल है, यूनिवर्सल विजुअल्स है, ठीक है ना। या फिर तुम कर सकते हो मे बी स्मोकिंग बनाया और तुमने काट दिया, ठीक है ना। टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर की। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ सजेस्ट किया, तुम नहीं नहीं यार बिल्कुल बेकार असम्पशन, चुप ही बैठ भाई, ऐसा नहीं कर सकते। यू शुड बी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दूसरा फिर खुल के बोल सके अपनी बात, है ना, तुमसे बात करने में झिझके ना, डरे ना, ठीक है ना। ये आ गई बात, क्या ये बात हो गई, क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई? आई एम क्वाइट श्योर ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि हमने कम्युनिकेशन वाला भी पूरा कर लिया, अब आते हैं सेल्फ मैनेजमेंट में, कितना क्विकली हो रहा है, राइट? काफी क्विकली हो रहा है, बस चेक करना मेरे को, ठीक है, बढ़िया। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज अ नॉर्मल फिजिकल रिस्पॉन्स टू इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट आ रहा है मेरा, या फिर पीरियोडिक टेस्ट आ रहा है, या फिर मेरे प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, अब मैं स्ट्रेस लेके बैठ जाऊँ, तो खुद ब खुद स्ट्रेस नहीं होता, कोई ना कोई फैक्टर होता है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई टेस्ट आ रहा है, तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है ना, इसमें तुम अच्छा परफॉर्म करो या ना करो वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे इवेंचुअली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आएंगे, तुम स्ट्रेस हो हल्का सा, क्योंकि इवेंचुअली आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए, है ना। तो ये है। उसके बाद कोई भी और फैक्टर होता है, तुम समझ सकते हो, ठीक है ना। कोई तुम सेंस करते हो डेंजर, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लगा कि यार कोई आहट हो रही है, ठीक है ना,
कोई कुत्ता या बिल्ली या कुछ भी है, तुम्हें डर लगेगा, ठीक है ना। या तो हमारे दिमाग का खेल है, इमेजिन्ड है, और इट मे बी रियल, एक्चुअल में कोई वहां पे कोई डेंजरस एनिमल या फेरोशियस एनिमल बैठा हुआ है जो कि तुम्हें डरा सकता है, ठीक है ना। इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस कॉल्ड फ्लाइट और फ्लाइट रिएक्शन। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, दो चीजें, तीन चीजें होती हैं। फाइट, ये पूछा जा सकता है, बहुत आराम से पूछा जाता है, पूछा जा नहीं सकता, पूछा जाता है भाई, फ्लाइट फाइट वाला भी। एक होता है फाइट, एक होता है फ्लाइट, और एक होता है फ्रीज। फ्रीज, ठीक है। फ्रीज में डबल जी नहीं आएगा, एक सिंगल जी आएगा, ठीक है। फाइट मतलब तुम, जैसे तुमने डेंजर सेंस किया, तुम फट से लड़ने बैठ गए। फ्लाइट मतलब तुम भाग गए, तुम डर के मारे भाग गए, ज्यादातर यही होता है। और फ्रीज में क्या होता है कि तुम इतना ज्यादा टेंस हो गए, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गए कि तुम कुछ कर ही नहीं पाए, तुम्हारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाई, तुम वहीं खड़े रह गए। और कभी कभार क्या होता है, मतलब गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, बस कभी कभार क्या होता है ऐसा कि बहुत सारे लोग पैनिक अटैक्स में मुब्तला हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स हो जाते हैं उनको, वो भाग नहीं पाते, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं वो कि वो कुछ कर ही नहीं पाते, उनकी बॉडी नम हो जाती है, ठीक है ना। चलो, स्ट्रेस चार टाइप के होते हैं: सर्वाइवल स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, और फटीग रिलेटेड स्ट्रेस। फटीग मतलब थका, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेस? में स्ट्रेस तो होता है भाई, सबको स्ट्रेस होता है, लेकिन एक्चुअल में मैनेज कैसे करें उसको? सबसे पहला सिंपल जो तरीका है वो होता है अपने थॉट्स को, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो। ओवर थिंकिंग मत करने दो, फर्स्ट ऑफ ऑल। वही चीज़ इमोशंस में तब्दील हो जाएगी अगर तुम ओवर थिंकिंग करोगे, इमोशंस में मत बदलने दो। अपने शेड्यूल को, अपने स्केड्यूल को मैनेज करते हुए चलो कि फॉर एग्जांपल आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, और अपने इन्वायरमेंट को, जो भी ऐसे टॉक्सिक फैक्टर्स हैं, उसको कट ऑफ कर दो, उसको कट ऑफ कर दो डायरेक्टली, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ें हैं उसको तुम कट ऑफ कर सकते हो डायरेक्टली, है ना। ये हो जाए तुम्हारा क्या, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है ना। बैलेंस लाइफ, ठीक है। हाँ, बैलेंस लाइफ तुम्हें जीनी है अल्टीमेटली, उसके लिए तुम्हें ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। चलो सिंपल है भाई। वाई स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर, आई मीन इस सेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं अपन। यानी कि एक्चुअल में स्ट्रेस मैनेजमेंट करो ही क्यों? ओवरऑल हेल्थ तुम्हारी मेंटेन रहती है, और तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लगते हो, तुम्हारे काम में पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक है ना। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता या फिर एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बेटर कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, मूड अच्छा हो जाता है, इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है, और सोचने की काबिलियत बढ़, क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे पास और प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स नहीं होते उस टाइम, तुम ज़्यादा फ्री रहते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हेल्प टू गाइड एंड एम्पावर इंडिविजुअल्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर कोई भी डिसबैलेंस नहीं होता, एकदम बैलेंस्ड स्टेट होती है वो। स्टेबलाइज देयर इमोशंस एंड लिव अ प्रोडक्टिव लाइफ। एबिलिटी टू वर्क, यार ये वाला क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है, देखो वो ज्यादा ये वाला ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई इसमें? क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट करने को, या फिर इसको, इसका मीनिंग बताने को। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है? वर्क करने का। यानी कि ऐसा नहीं कि तुम्हें छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं, तुम खुद इतने ज़्यादा काबिल हो गए या एबल हो गए कि तुम खुद वर्क करने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने स्केड्यूल को संभालना, सेल्फ अवेयरनेस लाना, अपने आप को खुद एनालिसिस करना, और गलतियों पर खुद करेक्ट कर देना, ठीक है ना। यानी कि सही गलत की पहचान, कंशाइंस होता है, कंशाइंस वर्ड सुना है? कंशाइंस मतलब सही गलत की पहचान वाला एक तुम्हारे अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक एलिमेंट होता है ना। तो उसको तुम कैसे जान पाओगे? व्हेन यू विल बी नोइंग के व्हेन यू विल बी नोइंग कि कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा, क्या चीज बुरी है, क्या चीज अच्छी है, ठीक है ना। ये चीज तुम जब जान पाओगे जब तुम सेल्फ अवेयर हो जाओगे, ठीक है ना। वट इज द इम्पोर्टेंस टू वर्क, ठीक है। इट इनहेंसेस इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है, अपने डिसीजंस खुद ले पाते हो तुम। और उसके बाद जो तुम्हें, जितना तुम्हें काम करना है, जहाँ जाना है, जहाँ नहीं जाना है, वो तुम्हें खुद समझ सोचना पड़ेगा, है ना। चलो, अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। इंडिविजुअल्स बिकम असेट्स टू ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स एंड नेशंस। इंडिविजुअल्स ही एक्चुअल में कौन होते हैं? असेट्स होता है। असेट मतलब काम आने वाली चीजें। ऑर्गेनाइजेशंस कोई कंपनी है, कोई ग्रुप है, कोई एनजीओ है, कोई नेशन है। नेशन, इंडिया के लिए हम ही लोग काम करेंगे भाई, इंडिया के लिए हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल भी है, और हम ही लोग एक्चुअल में काम करने वाले, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एबिलिटी टू वर्क, क्या ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो बंदा काम कर रहा होता है, वो क्या प्रॉपर्टीज दिखाता है?
सेल्फ अवेयर रहता है अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस की। मुझे पता है कि यार मैं किस में अच्छा हूँ, किस में अच्छा नहीं हूँ। हर समय मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, जो भी तुम काम दे दो मैं हाँ कर दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि यार मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं काम बिगाड़ सकता हूँ इसमें, तो आई विल नॉट बी टचिंग दैट, आई विल नॉट बी गोइंग नियर टू दैट, ठीक है ना। सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द डार्क साइड, जो चीज़ बेकार है, जो चीज़ बुरी है, मुझे पता है यार मैं नहीं कर पाऊंगा उस चीज़ को, ठीक है ना। या फिर मेरी जो बहुत बड़ी वीकनेस है वो है डार्क साइड तुम्हारी। इमोशनल ट्रिगर्स, क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे इमोशनली ट्रिगर कर सकती है, या फिर मुझे इमोशनली बेसिकली बेसिकली क्या कहना चाहिए, अ, एकदम से कोई चीज़ ऐसी इमोशनली ट्रिगर कर दे तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है कि यार तुम यार कोई भी एनिमल को मरता हुआ नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई पेट एनिमल, कोई कुत्ता बिल्ली है, नहीं देख सकते, बिकॉज यू विल बी इमोशनली ट्रिगर्ड फ्रॉम दिस, है ना। चलो, उसके बाद आता है सेल्फ मोटिवेशन। ये भी एक प्रॉपर्टी है सेल्फ मोटिव, खुद ही अपने आप को मोटिवेट, यार मेरे को काम करना पड़ेगा यार, देखो मार्क्स ऐसे नहीं आएंगे, फिर पेरेंट्स भी हैं, मार्क्स ऐसे नहीं आएंगे यार, ऐसे करना पड़ेगा, खुद ही मोटिवेट करना अपने आप को। सेल्फ रेगुलेशन, भाई मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी आज, या फिर मैंने कितना पढ़ा, मैंने एफिशिएंटली पढ़ा या फोन चलाया, या मैं बाहर घूमने चला गया, या फिर दोस्तों से बात कर रहा था, मुझे पता होना चाहिए ये चीज़। मुझे खुद अपने आप का एनालिसिस देना आना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारे सेल्फ मैनेजमेंट का। अब अगर तुम ऐसा है तुम्हारा, अब टू डू लिस्ट तुमने कुछ बनाई और तुम्हें कुछ करने को नहीं था, तुमने वो भी काट दिया, तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ, समझ में आ रही बात। ये बहुत मतलब बहुत फनी चीज़ है। टू डू लिस्ट थी तुम्हारी, तुमने लिखा कि कुछ भी नहीं है काम करने का, और उसको ही तुमने काट दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यू आर नॉट एक्सलेंट एट सेल्फ मैनेजमेंट अगर तुम ऐसा कर रहे हो, ठीक है। चलो जी। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. All right. So I suppose यहाँ तक क्लियर है बात. So can we move forward? What about other people like who like they are in interactive? Yeah, it's clear, totally clear. All right, all right. What about Harshika? Did you join again? अच्छा पता नहीं. Uh, Harshika and Dishita and everyone, Vaishnavi and everyone. Thumbs up दे दो if you Yeah, are not yeah, able to it's speak. clear. All right, thank you so much. No issues यार, कोई बात नहीं. But yeah, So they uh, will be the notes provided that we are I having will it. be providing the notes after the webinar ends today itself. I suppose I may upload it somewhere. WhatsApp पे नहीं भेजूंगा मैं. I'll upload it somewhere, ठीक है ना? So don't worry about the notes. I totally understand, कोई बात नहीं. But yeah, notes मिल जाएंगे तुम्हें, थोड़ा सा तुम ध्यान से पढ़ लेना उस चीज़ को. कोई बात नहीं. No issues. हंस गया मैं. No issues at all. बाकी तुम्हें notes मिल ही जाएंगे. No issues at all. और I understood the point. So कोई बात नहीं, ठीक है ना? है? नहीं भाई. ठीक है. So shall we continue? Shall we continue? All right, all right. Yeah. So ये सेल्फ मैनेजमेंट वाला तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है. अब आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, या फिर इसमें दिक्कत क्या है इस वाले टॉपिक में, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आती हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं आती. जैसे फॉर एग्जांपल ओएस पे क्वेश्चंस मैंने नहीं देखा आज तक एक भी क्वेश्चन आया हो ओएस से उठ के. फाइल फोल्डर पे तो फिर भी आया है, लेकिन ओएस से नहीं आया है. लेकिन लेकिन पढ़ना पड़ेगा. वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है. या ओएस क्या होता है तुम्हें पता है क्या? विंडोज इज एन ओएस. यहाँ विंडोज का लोगो पता नहीं क्यों नहीं दिया, बट विंडोज इज एन ओएस क्या मतलब? तुम कोई कमांड भेज रहे हो कंप्यूटर को, कंप्यूटर समझ रहा है कि फाइल एक खोलनी है या कोई नई फाइल बनानी है, ये ओएस का काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है ये काम करवाना, ठीक है ना। फंक्शन क्या होता है? सुपरवाइज हार्डवेयर, तुम्हारे में कितनी रैम है उसको यूटिलाइज करना, तुम्हारे में 512 जीबी स्टोरेज है उसको यूटिलाइज करना, तुम्हारे में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है उसको यूटिलाइज करना, तुम्हारे पास फाइल्स फोल्डर्स हैं उसको सर्च डायरेक्टरी में प्रॉपर रखना, कितना स्टोरेज दे रही है सबको एनालाइज करना, सबको स्टोर करना। कोई अगर तुम्हें फाइल कॉपी पेस्ट क्रिएट करनी है तो तुम वो कर सकते हो, किसके द्वारा? ओएस के द्वारा. तुम हार्ड डिस्क फिजिकली लेके नहीं बैठोगे कि यार ये फाइल थी छोटी सी इसको मैंने कॉपी, ऐसा नहीं हो सकता. ओएस की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, ठीक है. टाइप्स ऑफ ओएस, जी इंटरैक्टिव, यानी कि ऐसे विंडोज टाइप की जीयूआई बेस होता है, यानी कि अच्छा सा पेज होता है, आइकन्स होते हैं, प्रॉपर्ली तुम्हें दिख रहा होता है. लेकिन कुछ ऐसे ओएस भी होते हैं जो कि दिखते नहीं है, जैसे कि ये वाला Excuse me, sir. टाइम वाला. देयर इज एन ओएस ऑफ टाइम, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट गिवन. तो टाइम वाले ओएस में क्या होता है, तुम्हें कुछ भी दिख नहीं हो रहा होता, बस एक स्क्रीन होती है जहां पर तुम्हें सिर्फ सिर्फ Hello. टाइम दिखता है. So, यस, ठीक है. इतना समझ में आ गई. बाकी ओएस कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो यार इसको. तुम ये समझो अब टाइप्स ऑफ ओएस क्या होते हैं.
सिंगल यूजर सिंगल टास्क, ये विंडोज नहीं है, सिंपल एज दैट। यानी कि एक ही यूजर होगा और वो बंदा एक ही काम कर पाएगा एक बारी में। ये होता है बहुत ही पुराने ओएस या विंडोज का कोई शायद पार्ट नहीं होगा, लेकिन सिंगल ऑपरेटिंग टास्क ऐसा बहुत कम ही होते हैं, एक ही पर्सन है और एक ही काम कर रहा होता है, ठीक है ना। सो सिंगल यूजर मल्टीटास्क, एक बंदा काम कर सकता है बट वो एक साथ बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पावर पॉइंट भी खोला हुआ हूँ, मेरी मीटिंग भी चल रही है, मैं उसको प्रॉपरली नोट डाउन भी कर, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही हैं साथ में, है ना। तो इसीलिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है वो, ठीक है ना। विंडोज इसका एग्जांपल है बट विंडोज 10 11 नहीं है भाई, विंडोज के बहुत पुराने वर्जन इन एग्जांपल ऑफ सिंगल यूजर मल्टीटास्क। अब आता है मल्टी यूजर, सिंपल है यार, बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर मल्टीटास्क, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड एक ऐसा टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहां पर कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर्स हैं, जो पीसीज हैं, जो लैपटॉप्स हैं, जो फोन्स हैं, वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है और वो नेटवर्क उनको काम करने, अगर वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होते हैं ना तो उनका जो पीसी है वो बंद हो जाएगा काम करना। ये डिस्ट्रीब्यूटेड से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब आता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तुम बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी आया भी है, आता भी है। फाइल फोल्डर में डिफरेंशिएट करो, फाइल फोल्डर सिस्टम डिफाइन करो, फाइल क्या होता है वो बताओ, फोल्डर क्या होता है। फाइल फोल्डर है तो बहुत सिंपल, लेकिन पॉइंट्स तुम्हें शायद याद ना आए। फाइल का क्या होता है तुम्हें पता है कि एक फाइल होती है जिसमें डेटा का कलेक्शन होता है, डेटा की इन्फॉर्मेशन होती है। फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, फाइल्स कैन नॉट कंटेन अनदर फाइल, एक फाइल में एक ही चीज रहेगी, लेकिन फोल्डर्स में तुम जितने चाहे फोल्डर्स इंक्लूड करो, जितने चाहे फाइल्स यू इंक्लूड करो। फाइल की एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन मतलब पता है क्या? बताता हूँ, डॉट पीएनजी, डॉट पीएनजी, डॉट पीपीटी, पीपीटीएक्स, अब तो पीपीटीएक्स है, डॉट पीडीएफ, ये सब एक्सटेंशन। लेकिन फोल्डर में तुमने देखा क्या कभी कोई एक्सटेंशन तुमने देखा क्या? फोल्डर में एक्सटेंशन नहीं होता। फाइल है सर्टेन साइज, एक ही साइज होगा, एक ही साइज होगा फाइल का, लेकिन फोल्डर में बढ़ा सकते हो साइज, घटा सकते हो, खुद का कोई साइज नहीं होता, जितनी फाइल्स होती हैं फोल्डर्स होते हैं उसके अंदर उसका साइज होता है, ठीक है ना। चलो, आफ्टर क्रिएशन वी कैन ओपन, सेव, रीनेम, प्रिंट, ईमेल, मॉडिफाई फाइल को, लेकिन फोल्डर को तुम प्रिंट नहीं कर सकते, फोल्डर को तुम रीनेम कर सकते हो, लेकिन ईमेल कर सकते हो, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि फाइल्स ही एक्चुअल में है, फाइल ही फोल्डर का पार्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का टाइप है। एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का टाइप है जो कि क्या एम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द नीड्स ऑफ द पीपल शुड बी सेटिस्फाइड, जो भी लोगों की मांगे हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। एंड सेकंड ऑफ ऑल, खुद को प्रॉफिट होना चाहिए, खुद के बिजनेस को प्रॉफिट होना चाहिए है। क्वालिटीज क्या है? इन 12 क्वालिटीज को लर्न मत करना, भूले से भी लर्न मत कर देना, इसमें से कोई भी 4 क्वालिटीज लर्न कर लो, इनकी भी इनकी भी कोई 4 क्वालिटीज लर्न कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बहुत आराम से लिख लोगे। लीडरशिप, गोल ओरिएंटेड, मोटिवेट, सब तुम्हें पता है। डायनामिक एजेंट मतलब पता है क्या होता है? कि एक साथ बहुत सारे काम कर पाना, ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक पार्ट है। रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकर, सेल्फ कॉन्फिडेंट, हाई अचीवर, इनोवेटिवनेस, हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब अच्छा सोचना कि भाई हाँ, ऐसा नहीं कि यार बिल्कुल खत्म हो गई सेल्स, ऐसा नहीं। हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए अगर हम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। क्या नहीं यार, ऑफ कोर्स अगर मैंने अभी फेल हुआ हूँ तो मैं बाकी इससे बढ़िया करूंगा, इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा बढ़िया करूंगा। एक्शन ओरिएंटेड, सिर्फ बातों के नहीं, काम के भी तो हैं। ट्रस्ट इन सेल्फ, कि मैं कर लूंगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारी टीम या हमारी ऑर्गेनाइजेशन मिल के कर ही लेगी इस काम को। फंक्शन समझ लो, डिसीजन बनाना एंटरप्रेन्योर काम, बिजनेस को मैनेज करना, उसके फाइनेंसेस को मैनेज करना, लोगों को अरेंज करना, लोगों को काम पे रखना है, लोगों को काम देना, और साथ साथ क्लाइंट्स को भी अटेंड करना, ये भी एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। जितना प्रॉफिट आ रहा है उसको सैलरीज में बांट देना, जितना प्रॉफिट आ रहा है उसको असेट्स में बांट देना, जितना प्रॉफिट आ रहा है उसको कैपिटल में बांट देना, ये भी किसका काम है? एंटरप्रेन्योर का काम है। टेकिंग रिस्क, रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ यहाँ लगाए तो शायद मेरा पैसा जीरो भी हो सकता है और शायद मैं इस असेट से बूम भी कर सकता हूँ, आई डोंट नो, बट एंटरप्रेन्योर का एक फंक्शन है वो, है ना। न्यू मेथड, आइडिया, और यानी कि इनोवेट करना, टू इनोवेट इज अ फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इनोवेट करना, कोई भी प्रोजेक्ट नया, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आइडिया, ठीक है। मिथ्स क्या होते हैं? इस मिथ को तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि टेल लाइक बस 5 मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप पे 5 मिथ बताओ ही बताओ, लेकिन साथ में उसको खत्म भी करो। मिथ होता क्या है? ऐसा कोई भी बिलीफ जो हम रखते हैं, फॉल्स बिलीफ, गलत बिलीफ या ओपिनियन अबाउट एनीथिंग। फॉर एग्जांपल मिथ क्या है? जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 5 स्ट्रॉबेरी खाओगे तो तुम मर जाओगे, ऐसा नहीं होता। ये एक फॉल्स बिलीफ हो सकता है, ठीक है ना, ये एक सिर्फ और सिर्फ हमारा एक बिलीफ है ना। उसके बाद अ, अब एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या मिथ्स हैं, एक्चुअल में व्हाट आर द मिथ्स ऑन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। सम पीपल थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज इजी, वो समझते हैं कि यार बैठ के करना ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स देखने हैं, चार्ट समझाने हैं, क्लाइंट्स लाना है, ईमेल करना है और हो गया तुम्हारा काम। ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। ये मिथ है, क्या मिथ है, ये इजी है। सम पीपल मे इवन थिंक दे आर नॉट मेंट टू बी, भाई बन ही नहीं सकते एंटरप्रेन्योर, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मिसकंसेप्शन क्या है, एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक, ये मिसकंसेप्शन वन मैंने गलत लिख दिया, एक्चुअल में ये तीसरा मिथ है, ठीक है। मिसकंसेप्शन क्या है कि हर एक बिजनेस को, हर एक आइडिया को यूनिक होना चाहिए। तुमने देखा कि जोमेटो, जेप्टो और ये आपका ब्लिंकिट, ये सब क्या सेम काम कर रहा है, जोमेटो नहीं बट ब्लिंकिट और जेप्टो तो सेम ही काम कर रहा है ना, 10 मिनट डिलीवरी, 12 मिनट, लेकिन कौन अच्छा है, कंपेटिटर्स हैं। अच्छा कौन है तुम्हारे पे, एक तरीके से वो होता है। फॉर एग्जाम्पल जेप्टो पे सामान कम मिलता है लेकिन 10 मिनट्स में आ जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिट पे सामान बहुत है बट 12 मिनट्स में आता है। तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये आइडिया दोनों का सेम है, दोनों compete कर रहे हैं मार्केट में। मिसकंसेप्शन दैट एवरी पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा चाहिए सर स्टार्ट करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोगों ने एक्चुअल में जस्ट विद एन आइडिया, सिर्फ एक आइडिया से स्टार्ट भी किया है। अच्छा, जो पैसा लगाते हैं वो कैपिटल होता है। जैसे कोई भी स्टार्ट करना है बिजनेस तो कितना कैपिटल चाहिए, यानी कि कितना शुरुआत में पैसा चाहिए, कैपिटल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जीरो से बहुत कम लोग बने हैं, बिल्कुल जीरो से, लेकिन ऑफ कोर्स इतना ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए जो मतलब वो ही ना प्रैक्टिकल ना हो, है ना। उसके बाद आता है ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर। फॉर एग्जांपल कोई माइक्रोसॉफ्ट जैसी जब तक कंपनी नहीं बनाई किसी ने, वो बिजनेस नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे छोटे लोग, छोटे छोटे लेवल पे काम करने वाले, फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा कि लेदर वर्कर्स होते हैं, शू मेकर्स होते हैं, ये सब भी एंटरप्रेन्योर्स ही कहलाए जाते हैं, ठीक है ना। मिसकंसेप्शन दैट वी हैव एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न, एंटरप्रेन्योर्स पैदाइशी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, यानी कि उनमें कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं, कुछ टैलेंट होता है जो कि बॉर्न होता है, ऐसा नहीं होता। पीपल सिर्फ और सिर्फ टैलेंट को देखते हैं, टैलेंट कितना है, टैलेंट पे तुम हार्ड वर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट व्हाट मेक्स अ बिजनेस सक्सेसफुल। करियर्स क्या बन सकते हैं यार, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो बिजनेस चलाता है उसको आइडियाज निकालने के बाद, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अपना भी पैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, पहली बात तो इंडिपेंडेंस है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी हायरार्की में फंसे हुए नहीं, यानी कि किसी के अंडर नहीं है, ठीक है। एम्बिशन फुलफिल, जो भी हमने सोचा था या जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी सपने हैं, उसको बाद में शायद पूरा कर पाए। एक्साइटमेंट भी तो होती है ना, फिर स्टेटस इंप्रूव होता है तुम्हारा, तुम एक एम्प्लॉय के बजाय सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, सो वेल्थ बढ़ते, मतलब वेल्थ क्रिएशन भी तो होता है, पैसा मिल रहा है तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे। फ्रीडम भी होती है, कुछ हद तक फ्रीडम होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है, तुम्हें पहली बार कैपिटल लगानी पड़ती है अपनी, इसलिए तुम्हें नहीं पता, ये रिस्क है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी गैम्बल है कि पैसा जाएगा या नहीं जाएगा, या वर्क करेगा नहीं करेगा। हार्ड वर्क तुम कर रहे हो। अनसर्टेन इनकम, यानी कि आज फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने 5,000 रुपीज पकड़ लिए, कल को कोई क्लाइंट ही नहीं आया तो जीरो पैसे हैं तुम्हारे पास। इनकॉम्पिटेंट स्टाफ, क्या पता स्टाफ तुम्हारे पास जीरो आ जाए, वो कुछ ना करे, कुछ ना करे, कुछ ना आता हो, बस वो स्टाफ की तरह बैठा है, वो कंपनी में नाम के लिए है, बट वो चाहता है कुछ करना, बट वो लेजी ही इतना है या उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, इनका इतना इनकम्पिटेंट स्टाफ है। इसी वजह से बेसिकली जो रेप्यूटेड कंपनी है उसकी रेपुटेशन भी गिरती है, यानी कि हमने सोचा कि यार ये कंपनी बड़ी तगड़ी है लेकिन स्टाफ कुछ काम करता नहीं है तो बिल्कुल जीरो कंपनी है। प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस, कभी कभार कैपिटल में या पैसे उठाने में, तुमने देखा हो शार्क टैंक पे क्या होता है, पैसे उठाने आते हैं, यानी कि दे आर हेयर टू गिव सम पार्ट ऑफ द इक्विटी एंड वो पैसा लेने आते हैं, ठीक है ना। आइडिया पे बेट करते हैं कौन, जो शार्क्स होते हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंस भी आ सकती है, इसलिए वो पैसा लेने जाते हैं, या फिर कभी कभार फाइनेंस नहीं मिल पाता तो वो कंपनी स्ट्रगल कर रही होती है। चलो, हम्म A self-employed person running a business satisfy a need by trying new ideas is an entrepreneur. A person becomes an employer, goes through career। सबसे बड़ी बात तो एंटर करना पड़ता है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने कोई छोटा सा कोई किराने की शॉप खोल ली, ठीक है ना, उसने एंटर किया मार्केट में, पहले नई नई दुकान खोली है। अब सर्वाइव करना पड़ेगा भाई, 4 लोग बैठे हुए हैं, आसपास 4 दुकानें हैं, तुमसे क्यों ले कोई सामान, तुमसे क्यों नहीं, वाई शुड वी टेक सामान फ्रॉम यू, हम तुमसे क्यों ग्रोसरी ले। तो कुछ डिफरेंशियल फैक्टर होना चाहिए तुम्हारे पास, है ना। अब बहुत सारे कंपटीटर्स भी है, कंपटीटर्स को आगे छोड़ करके स्ट्राइव करना पड़ेगा तुम्हें, ग्रो करना पड़ेगा तुम्हें। अब जो जो भी संजना एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, अच्छा संजना ने जो भी काम किया
उसने अपने बिजनेस को इम्प्रूव किया और एक ग्रोसरी स्टोर से 4 ग्रोसरी स्टोर खोल दिए उसने, ब्रांचेस अपनी, है ना। तो ये है एग्जाम्पल। अब आता है करियर एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन क्या क्या चीज़ तुम्हें याद रखनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है अपने बिजनेस में, बहुत टाइम लगाता है, बहुत एफर्ट लगाता है, कभी कभी बहुत पैसा लगाता है, और इन सब गलतियों से सीखता है वो, ठीक है ना। इफ़ यू बिलीव इन योर आइडिया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आइडिया है बहुत तगड़ा, कोई आज तक ऐसा आइडिया लेके नहीं आया या फिर कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है इस आइडिया में, तो तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इट कैन बी रिस्की, इट कैन बी रिस्की टू स्टार्ट योर बिजनेस, और इतना ज़्यादा पैसा लगाना बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज ग्रीन स्किल्स। कुडोस। नाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड। ये रिड्यूस वाला याद देखो, रिड्यूस रियूज है सबको पता भाई, एक रिफ्यूज नहीं बताता। एंड अब अपसाइक्लिंग वी डिड नॉट नो। अपसाइक्लिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तुम ऑफकोर्स थर्ड फोर्थ क्लास में नहीं हो, तो तुम्हें नहीं पढ़ाया जाए, बट अपसाइक्लिंग इज बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा कि, अच्छा तुमने कहीं देखा होगा कि यू मे गेट ब्लैक पॉलिथीन्स विद लाइक प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल तुम मे बी ब्रेड लेने गए और तुम्हें ब्लैक पॉलिथीन में दे गया। ऐसा नहीं कि ब्लैक पॉलिथीन इज मेड, ब्लैक पॉलिथीन बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसाइकिल करने के बाद वो गंदी सी ब्लैक पॉलिथीन बनती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डेट माइट बी समथिंग वेरी गुड, फॉर एग्जाम्पल सेलो का कोई टपरवेयर, सेलो का कोई वो होगा, कोई बॉक्स होगा, उसको रिसाइकिल किया तो कुछ डिग्रेड हुआ बना, उसको कुछ डिग्रेड किया तो कुछ और बना, लास्ट में वो पॉलिथीन बनी। इससे ज़्यादा कुछ बन नहीं सकता भाई उसका, इसीलिए उसको अपसाइकिल किया गया। ये भी अच्छा एक इन्वायरमेंट के लिए है। तभी थैलियाँ या पॉलिथीन्स आर नॉट वेरी गुड फॉर इन द इन्वायरमेंट, क्योंकि वो लास्ट स्टेज है कोई भी प्लास्टिक चेन का, ठीक है ना। चलो, इंपॉर्टेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 21st सेंचुरी में, ऐसे गोल्स अडॉप्ट करना, ऐसी टेक्निक्स अडेप्ट या अडॉप्ट करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात क्यों, ताकि रिसोर्सेस बचे रहें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ठीक है। इतना ज़्यादा यूज़ ना हो रिसोर्सेज का कि हम उसको एक्सप्लॉइट कर दें और ख़त्म कर दें। सेकेंड इज़, कहीं कहाँ क्या होता है कि कुछ जोग्राफीज़ में या कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस में हर एक रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल तेल इंडिया में नहीं पाया जा रहा है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा नहीं पाया जा रहा है कि उससे हम पेट्रोल या कुछ कर पाएँ, है ना। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। बढ़िया, यही बता रहा था मैं, इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत कब पड़ी और क्यों पड़ी, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे टॉपिक्स को एड्रेस करने के लिए हमें कोई पॉइंट चाहिए था, हमें कोई चाहिए था कि यार कम से कम हम इसमें कंट्रीब्यूट ना करें एज नेशंस। तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने की कोशिश की है। फिर हमने बेसिकली हमने एक तय किया है कि वी विल बी डूइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रॉम नाउ, ठीक है ना। हम सिर्फ और सिर्फ नेशंस की तरह काम नहीं करेंगे, बट हम इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी काम कर सकते हैं। हम रिफ्यूज़, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल कर सकते हैं और अपसाइकिल भी कर सकते हैं, ताकि सस्टेन देखो, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमारा भी कुछ रोल है प्ले करने को, और हम भी एज ए इंडिविजुअल प्ले करना चाहते हैं, और हम भी करना, हमें करना चाहिए, दैट्स इट। अब SDGs पे आ जाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। देखो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें याद रखने पड़ेंगे तुम्हें, कुछ पॉइंट्स ही हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले UN ने निकाला था ये गोल्स, 2015 में निकाले थे गोल्स, ठीक है, 10 साल पहले। 17 SDGs थे ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, एस छोटा बनेगा। और क्या मतलब था इन गोल्स का, कि जो भी नेशंस हैं, जो भी कंट्रीज हैं, वो कि अपने नेशंस को ऐसा डेवलप करें कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अंधाधुंध इंडस्ट्री पे पैसा लगा देना ऐसा नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज उससे डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है ना। होना क्या है, 2030 तक हर कोई प्लेनेट पर, प्रॉपर 2030 में हर कोई प्लेनेट पर अच्छी लाइफ जी सके, लाइफ अंडर वाटर अच्छा हो, लाइफ ओवर लैंड हो, नॉइज पोल्यूशन कम हो, एयर पोल्यूशन कम हो, ये सब SDGs के द्वारा होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार SDGs को याद करना पड़ता है, याद नहीं करते हैं भाई। सिर्फ और सिर्फ तुम सिर्फ और सिर्फ मे बी 5 याद कर लो, और 5 याद करने के बाद सिंपल याद करना, बहुत सिंपल। जैसे मैं बताता हूँ कि यार कौन से याद करने हैं, तुम वो याद कर लेना, और सबसे डेफिनेशन सिंपल, कि तुमसे पूछता है एनी 5 SDGs बता दो, ऐसा क्वेश्चन आता है। एक याद कर लो, 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 चाहो तो याद कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कौन से गोल्स है, बहुत सिंपल है, और तुम्हें डेफिनेशन मिल जाएगी इसमें कि यार क्या डेफिनेशन है, दैट्स इट, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ये याद कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। समझ में आ गई बात, इज दिस क्लियर। नो पॉवर्टी मतलब भाई कोई गरीबी ना हो कहीं पर भी, ठीक है ना। जीरो हंगर, कोई भूखा ना है, भूखा ना रहे, ठीक है ना। और वैसे ही तुम बाकी बढ़ सकते हो, कोई समझ में ना आए तो मुझसे पूछो,
quickly. I'm not going anywhere. Next we have this last thing. ये लास्ट चीज, ये लास्ट स्लाइड है, लेकिन इस लास्ट स्लाइड पे सारा अपना एनर्जी में लगाऊंगा बस बिकॉज क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है. अब ये है एक बहुत शॉर्ट, एक बहुत समराइज व्यू किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तुमने पढ़ा, तुमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े, ठीक है. अब आते हैं कि तुमने इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बट वो प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स कौन सी आएंगी, एज नेशंस एज इंडिविजुअल्स कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी. ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हाइफन प्रॉब्लम्स, ठीक है. सबसे पहली बात तो पॉपुलेशन, हर कंट्री की पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को उनसे भी आगे रहना पड़ेगा ताकि वो अटेन या अचीव कर पाए. कौन, कंट्रीज या पीपल. पावर्टी बढ़ रही है क्योंकि, अच्छा पावर्टी लोग समझते हैं कि यार पावर्टी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बेसिकली ऐसा देखो, कोई भी जो मिसकंसेप्शन है उसको भूल जाओ. बात क्या है, द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर. ये फिलोसफी एकदम करेक्ट है, जस्ट बिकॉज जो भी रिच है वो पुअर को खा रहा है और पुअर से वो रिच बन रहा है. ये तुमने काफ़ी सारे इमेजेस में देखा होगा, काफ़ी डूडल्स में तुमने देखा होगा कि यार बुक्स में कभी यार वैसे कार्टून्स बने होते हैं ना, पुअर और रिच में डिस्पैरिटी दिखाने के लिए. ये वजह है पॉवर्टी की, ठीक है ना. उसके बाद आती है ग्रीड. हर एक बंदे, ये ह्यूमन नेचर है भाई, ग्रीड किसी को स्पेसिफिक नहीं कह सकते, ग्रीड हर किसी के अंदर है. हर किसी को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए. अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है, हर किसी से कहते हैं कि कोई किसी होमलेस से कह रहे, एक काम कर, तेरे पास कुछ भी नहीं है ना, मैं तेरे को एक रज़ाई देता हूँ और एक पलंग देता हूँ और इस पे तू लेटे जा. लेकिन वो सोचेगा कि यार पलंग रज़ाई नहीं, थोड़ा सा एक काम, छत भी डलवा दे. ग्रीड है. छत भी डलवा दे, कुछ कंबल भी दे दे, ये ग्रीड है, ठीक है ना. चाहे वो कितना ही होमलेस सही, हल्की सी ग्रीड कहीं ना कहीं उसके पास होगी. लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी. जब हम कार से, बस से कूड़ा बाहर फेंकते हैं तो पता ही नहीं होता हमें, पता या क्या हमें ये नहीं पता है कि बुरा होगा एनवायरनमेंट के लिए, बट वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, ठीक है ना. लूज एंड्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ, देखो पॉलिसीज बहुत बढ़िया बनाई, गवर्नमेंट इज वेरी गुड एट मेकिंग पॉलिसीज, बस कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं हो पाती ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस. बट कभी कभार पॉलिसीज प्रॉपरली एग्जीक्यूट, उसकी वजह से लोग इनसेंसिटिव बनते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस कम, या तो कुछ लोग इनसेंसिटिव है, यानी कि पता है उनको लेकिन वो ध्यान नहीं देते, कुछ लोगों को पता ही नहीं है. तो देयर इज नो यूज ऑफ दोज काइंड ऑफ पीपल जो कि पॉलिसीज को या तो पता नहीं है, फिर अवेयर नहीं है, सेंसिटिव नहीं है टुवर्ड्स पॉलिसीज. एंड लास्ट इज इश्यूज ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज. यानी कि क्लाइमेट चेंज बढ़ता ही जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. ग्रीन हाउस गैसेस, पीछे रीजंस लिखे हुए हैं, ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्लोबल वार्मिंग है, एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है ना. ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें, इसका मतलब क्या है, इसका क्या टोटल मतलब क्या बनता है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, हमें एज इंडिविजुअल्स, हमें एज नेशंस उन से भी ज़्यादा तेज पेस पे, तेज रफ्तार पे बढ़ना पड़ेगा.